Good evening, sir. Good evening, sir. Jai Hind, sir. How are you? Jai Hind, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. जय हिंद सर। Namaste, sir. जैन जैन। सर ऑर्गेनिक आप पढ़ा रहे हैं और कपिल सर पढ़ा रहे थे ना? कपिल सर आ रहे थे। कपिल सर की थी क्लास। वो सर ने बता रहे कि कपिल जैन सर पढ़ाएंगे। सर सुधांशु सर कह रहे थे बस। अभी देखते हैं एक चैप्टर, ये तो हमारा एक रिवीजन का चैप्टर है, इसको कर लेते हैं। ये तो हम लोगों ने किया भी हुआ है जीओसी, तो ये हम थोड़ा सा जल्दी इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। फिर अगला जो चैप्टर आएगा 12th का, वो अल्काइल हैलाइड्स एराइल हैलाइड्स, उसमें देखते हैं किस तरह से करते हैं। सर इसके बाद फिजिकल चालू होगी या ऑर्गेनिक चलेगी? मेरे ख्याल से इसके फिजिकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच में कुछ करके रहेंगे, मतलब समझ लो, ये एक मोनोटोनस सा नहीं रखेंगे। तो जैसे हमें पता है कि किस चैप्टर के बाद एक ब्रेक ले लेना चाहिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड कराया, तो उसके बाद एक ब्रेक ले सकते हैं किसी दूसरे चैप्टर के लिए। तो वो थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि ऑर्गेनिक को अगर मोनोटोनसली चलाया जाए ना, तो एक इंटरेस्ट लूज करने लगता है बच्चा। तो या फिर किसी भी टॉपिक को, जैसे हम फिजिकल को भी अगर मोनोटोनसली चलाएं, कॉन्टिन्यूसली चलाएं, चारों पांचों चैप्टर जो भी 12th के हैं, तो वो एक ना इंटरेस्ट खत्म होता है। अब जैसे दो बड़े चैप्टर हो गए, सॉलिड का और लिक्विड का, दोनों बड़े चैप्टर्स हैं। अब तुम देखो, इसको प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हारे पास काफी टाइम चाहिए। सॉलिड्स के भी प्रैक्टिस के लिए तुम्हें टाइम चाहिए, तुमने हालांकि थोड़ा थोड़ा कर भी लिया, प्रैक्टिस के लिए भी तुम्हें टाइम चाहिए। तो पैरेलली एक ऐसा एक थ्योरेटिकल चैप्टर डाल देते हैं जिसमें प्रैक्टिस कम करनी हो, मतलब प्रैक्टिस समझ लो, जिसमें वो लिखना पढ़ना, कॉपी, रफ कॉपी, वो ड्रामेबाजी थोड़ी कम करनी पड़े, ताकि तुम लिक्विड और सॉलिड्स को टाइम दे सको। तो ये थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं। अब जैसे ये चलता रहेगा और ये जो टॉपिक है 4-5 क्लास चलेगा, और इन 4-5 क्लासेस में जो है पुरानी बातें ही आएंगी, तो तुम्हें एक रिलैक्स भी रहोगे कि हम चलो लिक्विड और सॉलिड को भी एक बार अपना पैरेलली रिवाइज करते रहेंगे, और ये चीजें भी हमारी एक बार रिवाइज हो जाएंगी। और ये जो जीओसी के नाम से ये जो टॉपिक डाला गया है, ये सिर्फ इसलिए डाला गया है ताकि एक थोड़ा सा रिकॉल कर लें कुछ चीजें, ताकि हम आगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करें उनमें उन चीजों की जहां जहां जरूरत पड़े वो हम कर पाए। तो जैसे इस जीओसी के टॉपिक में हमने कुछ जो हमारे इंटरमीडिएट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी या कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी या फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी, जिनके बारे में हमने बात कर रखी है। फिर एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना, बेसिक स्ट्रेंथ निकालना, कुछ वही 4-5 बातें जो मेन बातें हैं वो इस चैप्टर के अंदर, ताकि कुछ इफेक्ट्स वगैरह हमारे रिवाइज हो जाए, और जब अल्काइल हैलाइड या अल्कोहल फिनॉल ईथर या एल्डिहाइड कीटोन्स में जब वो लगे तो हम समझ पाए कि कहना क्या चाह रहा है। तो ये एक टॉपिक जो होगा, ये टॉपिक एक छोटा सा ब्रशअप है, मतलब समझो हल्का सा, भाई याद है तुम्हें कि यहाँ का कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ये वाला इफेक्ट कौन सा इफेक्ट है, देखो क्या क्या स्टेबिलिटी में असर डालेगा। तो ये एक रिवीजन के तौर पर थोड़ी सी बात कर रहे हैं बस, ठीक है ना। तो इसको एक रिकॉल कर लो। हमें तो पढ़ाया नहीं था जीओसी 11th में। जीओसी 11th में तुमने नहीं किया बिल्कुल भी? नहीं सर। आपने किया था एक ही में सर, बस हमने यूनिवर्सिटी नहीं किया था। सुधांशु सर वाले बैच से आया हूँ। किस बैच से आए हो तुम? सर सुधांशु सर वाले बैच से आया हूँ। हाँ, तो उसमें जीओसी थोड़ा तो हुआ होगा। नहीं सर, आइसोमेरिज्म तक हुआ था। हाँ, तो आइसोमेरिज्म हो गया, इसका मतलब जीओसी भी हो जाएगा, हुआ होगा ना। कुछ इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट कुछ तो जानते होगे। सर आपने कुछ वीडियो डलवाई थी। नहीं सर, रेजोनेंस के बारे में बता सर, इफेक्ट्स नहीं पढ़े थे। अच्छा, स्कूल में तो पढ़ाते ही उतना। हाँ, थोड़ा बहुत स्कूल में जो कर रखा है, स्कूल में किया है थोड़ा सा। अब देखो, आप स्कूल तो गए नहीं थे, डमी स्कूल। अगर पहले से ये चीज पता है कि हमें जीओसी करना है, तो आप थोड़ा सा पहले से भी तैयार होके आया करो, मतलब समझ रहे हो। अब जैसे हल्का सा एनसीईआरटी से रिवाइज कर लिया, कुछ कुछ कर लिया। मैं वैसे अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया गया है इस चैप्टर को पढ़ाने का, मतलब बात समझ रहे हो। हमारे पास जैसे 5-6 लेक्चर्स होंगे, तो अगर मैं इन्हीं में लग गया कि इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं और रेजोनेंस इफेक्ट किसे कहते हैं, तो हमारा बहुत टाइम लग जाएगा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहां जहां कुछ बातें आए उनको तुम देख लो, प्लस अपनी एनसीईआरटी की बुक से या फिर अपने किसी मॉड्यूल से उनको एक बार पढ़ लो, ताकि कुछ कुछ चीजें धीरे धीरे करके समझ में आने लगे। तो आज की क्लास होगी, कल की क्लास होगी, फिर एक ब्रेक मिलेगा तुम्हें केमिस्ट्री की क्लास का। उन 2 क्लासेस के बाद उसको एक बार पढ़ना, एनसीईआरटी से पढ़ डालना या फिर अपनी मॉड्यूल से पढ़ने की कोशिश करना, तुम देखोगे और ये धीरे धीरे करके समझ में आ जाता है, ये मुश्किल नहीं होता, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जिन लोगों ने कम करा है या नहीं करा है, वो कोशिश करें समझने की, और धीरे धीरे करके समझ में आ भी जाएगा। बाकी सारे सेंटर ने कर रखा है, जबलपुर सेंटर है यहाँ पर, कौन सा है, जम्मू का सेंटर है इसमें। सर अभी तक कुछ पढ़ाया तो नहीं ना, होना चाहिए। अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, अब बस स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट।
सर तो नोट्स नहीं ना बना है इसका, अगर नहीं, पहले नोट्स पढ़ रखा है। एक नोट्स बना लेते हैं, मतलब नोट्स में क्या है यार। हाँ, मैं तो सवाल दूंगा, सवाल करते हैं फटाफट, एक समझ रहे हो, उसके बाद वो नोट्स बनाओ, नोट तो करोगे ही ना। सर न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स और सॉल्वेंट्स ये सब इसमें ही ये आते सब ये अल्काइल एलाइल हाइड में आने वाला है। इसके जस्ट बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें न्यूक्लियोफाइल्स की स्ट्रेंथ कैसे निकलती है, सॉल्वेंट्स का न्यूक्लियोफिलिक नेचर पे क्या असर पड़ता है, वगैरह वगैरह, ये सब अल्काइल एलाइड में आने वाला है। क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन की जरूरत तो नहीं है अल्काइल में, वो उसी के अंदर आएगा बेटा। अल्काइल एलाइड के अंदर ही कुछ कुछ हाइड्रोकार्बन्स की भी रिएक्शंस कराई जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन ये कि आप थोड़ा सा समझो बात को, कि आप थोड़ा सा अपने आप एक चैप्टर 2 चैप्टर का जो गैप है ना वो कवर कर डालो किसी तरह से। यानी जैसे हाइड्रोकार्बन भी है तो उसको एनसीईआरटी लेवल पर पढ़ना है ना, और ताकि आगे जब चीजें चले तो थोड़ा ज्यादा समझ में आए, तो थोड़ा सा करना पड़ेगा इसको। मैं एक सेकंड जरा वो एक पेन ले आऊं, पेन नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो जैसे अब जो मेन सोचा है इसके अंदर वो ये है कि जीओसी में सबसे पहले जो डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो कुछ इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी से रिलेट करना चाह रहे हैं। मतलब बेसिकली इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम डिस्कस करेंगे वो एक तो कुछ इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी के बारे में, फिर एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में, ये दो तीन मेन टॉपिक रहेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर सबसे पहले ये डिस्कस करना जा रहे हैं कि वो जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होंगे किसी भी सिस्टम पर, वो इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी पर क्या इफेक्ट डालेंगे। तो मैं जैसे एक एक करके बात करता हूं तो मैं समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहां पर बात कर रहे हैं कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी। अब ये आया सबसे पहले, सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या असर पड़ेगा कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी में। तो यहां पर जैसे मैं एक एग्जांपल लेके करता हूं, इस बात को थोड़ा सा समझते हैं पहले क्या है ये, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये ले लेते हैं, पहला केस ले लेते हैं। अब देखो, अभी जिन लोगों को थोड़ा सा आइडिया है वो इस बात को समझने की कोशिश करो, और जो लोग ये पहली बार भी देख रहे हैं वो अगर आज ही से याद करना स्टार्ट कर देंगे चीजों को तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। जैसे मैं यहाँ पर जो कुछ लाइन लिख के लाया हूं वो ये लिख के लाया हूं कि मैं पहला केस लेने जा रहा हूं, बेंजाइल कार्बोकेटाइन के बारे में बात करने जा रहा हूं मैं। और बेंजाइल कार्बोकेटाइन एक ऐसा कार्बोकेटाइन होगा जिसमें बेंजीन के ऊपर जो है CH2+ होगा। ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन CH2+। मैं इस बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूं। हालांकि अगर मैं सिर्फ इसी की स्टेबिलिटी की बात करूं कि कैसा है, तो भी मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ठीक है सर, बुरा नहीं है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन। बताओ समझे? ये सब लोगों को समझ में आ रहा है कि डबल बॉन्ड की ऑल्टरनेट पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज है, सो दैट मींस दिस पॉजिटिव चार्ज इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन का फायदा क्या है? फायदा ये कि भाई ये जो कार्बन के ऊपर बोझ, ये बोझ कई लोगों में बढ़ जाएगा। यानी जब आप इस कार्बोकेटाइन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कभी पॉजिटिव चार्ज यहां होगा, कभी पॉजिटिव चार्ज यहां होगा, कभी पॉजिटिव चार्ज यहां होगा, कभी पॉजिटिव चार्ज यहां होगा। दैट मींस यही बोझ उठाने के लिए कई एटम्स तैयार होंगे, जिसकी वजह से इफेक्टिवली एक आदमी वो बोझ कम उठा रहा होगा। यानी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन मुझे ठीक लगता। लेकिन अब फिर वही है, ठीक और खराब तो रिलेटिव वर्ड, यानी मुझे पता होना चाहिए कि आप इस आदमी को किसके साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो हम यहां पर सबसे पहले यही टॉपिक उठा रहे थे कि आप बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे जब इस बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की ऑर्थो या पैरा या मेटा पर सब्स्टिट्यूशंस किए जाएंगे। अब वो सब्स्टिट्यूशंस किससे किए जा रहे हैं, वो सबसे पहला स्टेप है हमारा -I और -R इफेक्ट्स। अच्छा, अब जिन लोगों के लिए बात नई है वो इस बात को सब लोग याद करेंगे। -I इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसको इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। स्कूल में पढ़ा है सब लोगों ने, कुछ तो पढ़ा होगा ये। हाँ सर। इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा हमारा, वो होगा एक ऐसा इफेक्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से डेवलप हुआ होगा। यानी -I इफेक्ट की वजह से मतलब आप ऐसा इफेक्ट की बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। और जो -R इफेक्ट होगा वो कौन सा इफेक्ट होगा? वो विड्रॉइंग इफेक्ट होगा, लेकिन रेजोनेंस की वजह से। यानी इंडक्टिव की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना इज -I इफेक्ट, और रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना इज -R इफेक्ट। और आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी के बारे में बात करिए। तो जैसे मान लीजिए ये 4 कार्बोकेटाइन हम ले लेते हैं, ये वाला कार्बोकेटाइन ले लेते हैं, और इन 4 कार्बोकेटाइन्स के बारे में बात करते हैं। अब आप जरा सोचिए, जरा इन चारों की स्टेबिलिटी के बारे में जरा बात करके देखो।
सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये जो इफेक्ट्स हैं ये इफेक्ट्स कर क्या रहे हैं। बहुत आसान, ये 4 लोग दिखाई दे रहे हैं भाई सारे ये। यस सर। अब इसमें अब पहला वाला तो हमारा यही बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है भाई, अपना पुराना वाला आदमी। दूसरा वाला जो है एक ऐसा कार्बोकेटाइन लिया गया है जिसकी ऑर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगाया गया है। और अभी हमारी बात हुई थी NO2 एक ऐसा आदमी है जो कि माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा और साथ में माइनस आर इफेक्ट भी शो करेगा, और हमें ऐसा ही एक आदमी लगाना भी था। इसी तरह से ये NO2 भी है, ये NO2 भी है। अब हमें ये देखना ये है कि कार्बोकेटाइंस के ऊपर इन लोगों का असर है क्या। तो हम लोग इस बारे में पहले बात कर चुके हैं। हम लोगों को ये बात पता है कि NO2 एक स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग नेचर शो करता है, जो रेजोनेंस की वजह से भी इलेक्ट्रॉन चूसता है और इंडक्टिव की वजह से भी इलेक्ट्रॉन चूसता है। अब आप ये सोचिए कार्बोकेटाइन को अच्छा कब लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई। जो लोग लगे हैं वो इस कार्बोकेटाइन को खुश कब करेंगे और परेशान कब करेंगे, अगर ये पता चल जाए तो मेरा काम चल जाए। अब आप सोचिए जरा, कार्बोकेटाइन एक ऐसा है आदमी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लगता है सब लोगों को। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और वो लग भी रहा है क्योंकि इस कार्बन के पास आप देख लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर शेल में जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो चाहता क्या है, मुझे एक ऐसा इफेक्ट दो जो मुझे इलेक्ट्रॉन दे, मेरे ऊपर ऐसा कोई इफेक्ट मत लगाओ जो मेरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे। क्यों? क्योंकि अगर मैं जो कि खुद एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आदमी हूं, अगर मेरे इलेक्ट्रॉन कोई विड्रॉ करेगा तो मेरी डेफिशिएंसी और बढ़ेगी। बताओ, समझे इस बात को? यानी मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब आप मुझे खुश करना चाहते हैं तो मेरे ऊपर एक ऐसा इफेक्ट मारिए जो इस डेफिशिएंसी को कंपनसेट करे। ऐसा इफेक्ट मत मारिए जो इस डेफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश करे और परेशान कर देगा। यानी इस NO2 के बारे में सारी दुनिया जानती है, ये स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग नेचर, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है और लॉजिकल भी है। नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन लगे हैं, दुनिया भर के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ही करेगा। सोचो, इस NO2 की वजह से, चाहे इस NO2 को तुम कहीं भी लगा दो, चाहे ऑर्थो पे लगा दो, चाहे मेटा पे लगा दो, चाहे पैरा पे लगा दो, इसका काम विड्रॉ करने का ही होगा। और अगर इसका काम विड्रॉ करने का है तो इसमें कोई शक नहीं है कि इन सारे लोगों में सबसे अच्छा कार्बोकेटाइन पहला हो सकता है, बाकी सब बर्बाद। बताओ मानते हो कि नहीं? क्योंकि कम से कम यहां NO2 तो नहीं लगा है भाई। यहां चूसेगा, यहां चूसेगा, यहां चूसेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कार्बोकेटाइन कहेगा क्या कर रहे हो, एक वैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, आप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो मेरी डेफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। यानी स्टेबिलिटी अगर देखी जाए तो सबसे अच्छी स्टेबिलिटी पहले वाले के पास है, बाकी इन तीनों की बाद में सोचो। बताओ, यहां तक समझ में आई बात? यस सर। खत्म हो गया। और हम लोगों ने तो इस तरह के सवाल पहले भी किए थे। आप यहां देखिए जरा, अब इन तीनों को कंपेयर करते हैं। अब देखो यहां पर एक बार कोशिश करना, जिन लोगों ने नहीं किया एक बार रिवाइज भी करेंगे, पढ़ेंगे भी उसको। मैं ये बात बता चुका हूं कि NO2 जब ऑर्थो या कोई भी ग्रुप जो रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है, अगर वो ऑर्थो पर या पैरा पर लगा है तभी उसका रेजोनेंस इफेक्ट कंसीडर किया जाता है। अदरवाइज अगर वो मेटा पर लगा है तो इस NO2 का सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही कंसीडर किया जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जिस सब्स्टिट्यूएंट्स की आप बात कर रहे हैं, -I -R इफेक्ट्स वाले जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनका रेजोनेंस इफेक्ट वो सिर्फ तब कंसीडर किया जाएगा जब वो ऑर्थो या पैरा पर लगे हो। अगर इस तरह का कोई भी ग्रुप मेटा पर लगा है तो उसका सिर्फ कौन सा इफेक्ट कंसीडर किया जाएगा? इंडक्टिव। उसका प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग भी है, वो ये कि जब आप NO2 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो रेजोनेंस के थ्रू जो पॉजिटिव चार्ज NO2 सर्कुलेट करता है वो यहां कभी भी नहीं करता। यानी NO2 सिर्फ एक ही काम करेगा, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम करेगा। यानी ये वाला जो NO2 है वो सिर्फ -I इफेक्ट शो करेगा, ये मेटा पर लगा। हाँ, ये वाला जो NO2 है वो -I -R दोनों शो करेगा, और ये वाला जो NO2 है ये भी -I इफेक्ट और -R इफेक्ट दोनों शो करेगा। यानी मेरे पास एक ऐसा NO2 है जो सिर्फ -I इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन चूस रहा है, मेरे पास ऐसे 2 NO2 हैं जो -I और -R दोनों की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं। और ऐसे में ये भी कंफर्म है कि जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन चूसने वाले लोग हैं वो ये दोनों हो सकते हैं। ये कम चूस रहा है क्योंकि ये सिर्फ किस इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है? इंडक्टिव। और इंडक्टिव से ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन से हैं? रेजोनेंस। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर रेजोनेंस की वजह से नहीं है, इसलिए आप कम से कम इस कार्बोकेटाइन को इतना परेशान नहीं करेंगे जितना ये दोनों कर रहे होंगे। मानते हो इस बात को? इसका मतलब ये हुआ सबसे मस्त आदमी जो होगा हमारा पहला, उसके बाद मजबूरी में आदमी हुआ हमारा तीसरा। मजबूरी। अब बचा सेकंड और थर्ड। अब
अब सेकंड थर्ड में क्या करें? सेकंड वाला आदमी माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है, थर्ड फोर्थ वाला आदमी भी माइनस आर इफेक्ट लगा रहा है। इन दोनों की वजह से कार्बोकेटाइन को परेशानी हो रही। इंडक्टिव का जहां तक सवाल है, क्या ये आदमी इंडक्टिव लगा रहा है? हाँ लगा रहा है। क्या ये आदमी भी इंडक्टिव लगा रहा है? ये भी इंडक्टिव लगा रहा है। लेकिन इंडक्टिव के बारे में एक बात हुई, जितना डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इंडक्टिव इफेक्ट घटता चला जाएगा। यानी अगर NO2 का विड्रॉइंग नेचर है जो यहां लग रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट तो कॉमन है, चाहे रेजोनेंस ऑर्थो से लगे चाहे पैरा से लगे, दोनों सूरतों में रेजोनेंस इफेक्ट तो कॉमन है। लेकिन अब डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? डिसाइडिंग फैक्टर है इंडक्टिव, और इंडक्टिव NO2 का पास से लग रहा है, जिसकी वजह से वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो इस बोझे को और बड़ा कर देगा। यानी NO2 का इस जगह पर लगने वाला इंडक्टिव जो कि पास से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, वो NO2 के इस इंडक्टिव से तगड़ा होगा। इसलिए इन सब में सबसे परेशान कार्बोकेटाइन सेकंड दिखाई देता। समझो इस बात को। तुम कहोगे सर ये क्या बात होती है? अब आप इंडक्टिव से आंसर निकाल रहे हैं, आपने रेजोनेंस को किनारे कर दिया। रेजोनेंस को इसलिए किनारे कर दिया क्योंकि इन दोनों जगहों पर रेजोनेंस इफेक्ट कॉमन, बात समझ रहे हो। लेकिन जब इसके साथ कंपैरिजन की बारी आई थी तो मैंने इंडक्टिव का नाम नहीं लिया था। आप खुद बताइए, इस जगह पर NO2 का जो इंडक्टिव इफेक्ट है और इस जगह पर जो NO2 का इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव ज्यादा कहां है? यहां ज्यादा इंडक्टिव लग रहा है या यहां? पास से खींच रहा है सर, पास से खींच रहा है, ज्यादा खींचेगा, ये इंडक्टिव तगड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने इसको ज्यादा खराब कार्बोकेटाइन बोला, क्यों? क्योंकि सर यार रेजोनेंस भी लग रहा है ना। समझो बात को, पहले रेजोनेंस से आंसर आ गया। जब रेजोनेंस दोनों जगहों पर कॉमन आ गया तो डिसाइड किसने किया? इंडक्टिव ने। और इंडक्टिव ये कहता है भाई साहब जितना पास से चूसेंगे उतना ज्यादा चूसेंगे, कार्बोकेटाइन को उतना ही ज्यादा परेशान करेंगे। सबसे ज्यादा खराब कार्बोकेटाइन सेकंड देखने को मिलता है। यानी लॉजिकली अगर मुझे आंसर निकालना हो तो मुझे सबसे अच्छा कार्बोकेटाइन फर्स्ट लगता है, उसके बाद जो मुझे थोड़ा बहुत ठीक लगता है वो थर्ड लगता है, उसके बाद जो मुझे थोड़ा बहुत ठीक लगता है वो फोर्थ लगता है, और सबसे बर्बाद कार्बोकेटाइन सेकंड। रेजोनेंस को डिस्टेंस मतलब नहीं है, रेजोनेंस को डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। मैं इस बात को अभी डिटेल में एक बार समझाता हूं, इसी एग्जांपल को फिर से बना के दिखाता हूं। मैं चाह रहा हूं जिन लोगों के अंदर जरा सा भी डाउट है या थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं या कोशिश करेंगे तो उनको ये बात समझ में आएगी अगर उन्होंने थोड़ा सा घर में मेहनत कर ली। मैं अभी तुम्हें ये बात दिखाता हूं कि कार्बोकेटाइन में इस NO2 का और इस NO2 का रेजोनेंस का इफेक्ट क्यों नहीं सामने आ रहा है, मतलब रेजोनेंस से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। आपने आंसर फिर भी इन दोनों का किससे निकाला? इंडक्टिव से। रेजोनेंस से क्यों नहीं निकाला? रेजोनेंस से इन दोनों का तो निकाला, लेकिन इन दोनों का क्यों नहीं निकाला? क्योंकि दोनों जगहों पर रेजोनेंस इफेक्ट कॉमन। मैं अभी दिखाता हूं इस बात को। बताओ यहां तक समझ में आ गया सबके? हाँ नहीं सर एक चीज, थर्ड वाले में रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है, मैं दिखाता हूं तुम्हें अभी ये बात, मैं तुम्हें दिखाता हूं। तुम मुझे ये बताओ, अगर मैं मैं दिखा रहा हूं, नहीं रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, NO2 का रेजोनेंस चल रहा है, लेकिन उस रेजोनेंस का इस कार्बोकेटाइन पर इफेक्ट नहीं आ रहा है। मैं दिखाता हूं तुम्हें, देखो अभी देखो, मैं अभी तुम्हें इन दोनों के तीनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बार बना के दिखा देते हैं। चलो ठीक है, एक बार ये कोशिश कर लेते हैं ताकि आगे के एग्जांपल्स में ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। एक बार कोशिश करके देखते हैं, सारे लोगों का रिवीजन हो जाएगा। और मेरा तो सजेशन है कि तुम लोग बना के भी देखना, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को एक बार बना के देखो मेरे साथ। तुम लोग को याद होगा मैंने ये बताया था, जब रिंग से लगे पहले एटम पर, मान लीजिए NO2 की बात कर लेते हैं, डबल बॉन्ड लगाओ। यानी जब रिंग से लगे फर्स्ट एटम पर पाई बॉन्ड, ये NO2, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। ठीक, अब ये बताइए क्या यहां पर रेजोनेंस की कोई कंडीशन है? हाँ सर, बेंजीन का तो चल ही रहा है जो चल रहा है, ठीक। लेकिन क्या ये बेंजीन NO2 के साथ या NO2 रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि इस बार भी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये रेजोनेंस की कंडीशन है, डबल सिंगल डबल, यानी यहां पर NO2 का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ठीक, अच्छा अब मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करता हूं। अब इसके लिए थोड़ा सा घर में मेहनत करना यार, सब लोगों को बताया गया है, एक बार देखें, तुम्हें बताया गया था N और O में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, इसका मतलब वो इन इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करे। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी और वो रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर खींचेगा। यानी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट के थ्रू, वो ये बनने जा रहा है। यानी इसका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा। समझो, जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां N आ जाएगा, यहां O पर माइनस आ जाएगा, और यहां जैसा था वैसा है। बताओ सब लोग पहले समझो, अपनी कॉपी पर एक बार इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बना के देखो कैसे बन रहा है। और ये लॉजिकल है यार, NO2 इलेक्ट्रॉन रिंग के ऐसे खींचेगा, तो अगर NO2 रिंग के इलेक्ट्रॉन ऊपर खींच रहा है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, और जैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो इफेक्ट दिखा रहा हूं मैं, ये इफेक्ट चूसने वाला इफेक्ट नहीं है, ये इसके रेजोनेंस वाला इफेक्ट है, इंडक्टिव नहीं है ये रेजोनेंस इफेक्ट है। तुम कहोगे सर इंडक्टिव से भी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं, हाँ, लेकिन वो सिर्फ मूवमेंट होता है हल्का।
ये कंप्लीट ट्रांसफर, समझिए बात को। यानी इंडक्टिव इफेक्ट ये कहता है कि मैं आपके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास बुला रहा हूं हल्का हल्का, और रेजोनेंस इफेक्ट क्या कहता है, मुझे दे दो इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में फर्क, यानी इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट या इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दैट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। बट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दैट इज नोन एज रेजोनेंस इफेक्ट। यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर इन इलेक्ट्रॉन्स का, ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका कंप्लीट ट्रांसफर मैंने ऊपर दिखाया। यहां शिफ्टिंग नहीं दिखाई है, हिलाया डुलाया नहीं है, ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स को मैंने ऊपर शिफ्ट करके पाई बॉन्ड बनाया। तो दैट मींस दिस इज रेजोनेंस इफेक्ट, और इस रेजोनेंस इफेक्ट को आप -R इफेक्ट के नाम से जानेंगे। दिस इज -R इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। अब क्या होगा, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे इसके बाद, अब आप देखते हैं। क्या अभी भी रेजोनेंस की कंडीशन है यहाँ पर? यस सर। डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट yes, पॉजिटिव sir. चार्ज, बिल्कुल है। चलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब क्या करेगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे। और जब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां बॉन्ड्स आ जाएंगे, ये N होगा, ये O पर माइनस है, जैसे था वैसे। क्या अभी भी रेजोनेंस की कंडीशन है? अभी भी ऑल्टरनेट है, यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, जैसे ये नीचे आएंगे अब पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा, और अब बॉन्ड ऐसे और ऐसे होंगे, बाकी जैसे था वैसे ही रहेगा। अभी भी रेजोनेंस की कंडीशन है, ये पॉजिटिव चार्ज ऑल्टरनेट, यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स वापस चले जाएंगे, और नाइट्रोबेंजीन आपको दोबारा तैयार मिल जाएगी। ये आ गया आपका नाइट्रोबेंजीन। अब आप ये देखिए जरा, नाइट्रो ग्रुप ने एक्चुअली किया क्या। नाइट्रो ग्रुप ने पॉजिटिव चार्ज कहां कहां फैलाया, जरा देखिए। पहली बार नाइट्रो ग्रुप ने पॉजिटिव चार्ज यहां फैलाया, फिर नाइट्रो ग्रुप ने पॉजिटिव चार्ज यहां फैलाया, फिर नाइट्रो ग्रुप ने पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन को दे दिया। अब आप ये बताइए, नाइट्रो के रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन ऑर्थो मानी जानी चाहिए, और नाइट्रो के ही रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन पैरा मानी जानी चाहिए, और ये वाली फिर से हमारी ऑर्थो मानी जानी चाहिए। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब कोई भी ग्रुप, नाइट्रो को छोड़ देते हैं, अब जनरलाइज कर देते हैं, जब कोई भी ग्रुप रिंग के इलेक्ट्रॉन को चूसता है रेजोनेंस की वजह से, तो कौन सा चार्ज सर्कुलेट करता है, पॉजिटिव। दिख रहा है भाई पॉजिटिव, और कहां कहां करता है, ऑर्थो और पैरा पर करता है, मेटा पर कभी नहीं करता। क्या मतलब इस बात का, सर नाइट्रो ग्रुप अगर रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को चूसेगा तो पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा, बिल्कुल करेगा। कहां कहां करेगा, सर ऑर्थो और पैरा पर करेगा। मेटा पोजीशन पर इस नाइट्रो ग्रुप का कोई रेजोनेंस इफेक्ट आपको नजर नहीं आएगा। बताओ समझे इस बात को। अभी वो बच्चा पूछ रहा था कि मेटा पर आपने नाइट्रो का रेजोनेंस इफेक्ट क्यों नहीं कंसीडर किया। वो इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जब रेजोनेंस करता है, या कोई भी ग्रुप जब रेजोनेंस करता है, तो उस रेजोनेंस का इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पर तो दिखाई देता है, मेटा पोजीशन पर इस नाइट्रो ग्रुप का पॉजिटिव चार्ज कभी आएगा ही नहीं। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, दूसरी बात करते हैं इसी के अंदर, जब क्योंकि ये बात की है तो एक बात और जोड़ देते हैं, इसी के अंदर एक बात और जोड़ देते हैं। ऐसा भी कोई सिस्टम हो सकता था जिसमें रिंग से लगे पहले एटम पर नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर, ऐसा भी कोई सिस्टम हो सकता है। माइनस अंदर डबल बाहर, बिल्कुल, यानी ऐसा भी कोई सिस्टम हो सकता था जिसमें रिंग से लगे पहले एटम पर नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी एटम मान लेते हैं, ए एटम बी एटम, कोई भी एटम, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर। ऐसा सिस्टम भी रेजोनेंस कर सकता है, और इस बार फिर से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, लेकिन इस बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अलग तरह से बन रहा है। यानी तुम्हें 2 स्ट्रक्चर्स मैंने याद करने के लिए बोल रखे हैं। जब रिंग से लगे फर्स्ट एटम पर पाई बॉन्ड लगा हो, देखिए रिंग से लगा पहला एटम कौन है, नाइट्रोजन, उससे क्या अटैच है, पाई बॉन्ड। ऐसा सिस्टम जब भी रेजोनेंस करेगा वो रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, और जब रिंग से लगे फर्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर हो, तो ऐसा सिस्टम जब भी रेजोनेंस करेगा वो नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा, और वो नेगेटिव चार्ज इस बार ऐसे करेगा, नेगेटिव अंदर और डबल बॉन्ड बाहर। यानी नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होगा तो वो इस तरह से रेजोनेंस करेगा, नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा पाई बॉन्ड बनाने, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स दूर चले जाएंगे। इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर तुम बनाते हो तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। इस बार कौन सा चार्ज सर्कुलेट हुआ ऑर्थो पर, नेगेटिव। अब क्या होगा, फिर वही है सर, नेगेटिव अंदर आ जाएगा, पाई बॉन्ड बाहर चला जाएगा। इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप बनाएं तो अब आपको पैरा पर नेगेटिव चार्ज मिलेगा, यानी सर्कुलेट फिर से नेगेटिव चार्ज हो रहा है, लेकिन ऑर्थो और पैरा पर ही हो रहा है। फिर ये नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा, डबल बॉन्ड बाहर निकल जाएगा, और इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा उसमें नेगेटिव चार्ज यहां होगा, डबल बॉन्ड यहां होगा, ये बॉन्ड ऐसे होंगे, और लास्ट स्ट्रक्चर में माइनस अंदर आ जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, और ये स्ट्रक्चर फिर से हमारा वैसे का वैसा तैयार होता है।
यानी जो बच्चे आज पहली बार सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो इस बात को बिल्कुल याद कर लें, रिंग से लगे फर्स्ट एटम पर अगर हमारा, ये रिंग से लगा फर्स्ट एटम है मेरा, ये फर्स्ट एटम, उस पर अगर पाई बॉन्ड लग गया तो बस अब आप समझ लीजिएगा ऐसा सिस्टम रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। मेटा पोजीशन से कोई लेना देना नहीं होगा। दूसरी बात, अगर रिंग से लगे फर्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर दिख जाए तो ऐसा सिस्टम रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करता है एट ऑर्थो। ये कौन सी पोजीशन है भाई? दिस इज ऑर्थो पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन कौन सी है? ये देखिए, ये पैरा पोजीशन। दैट मींस नेगेटिव चार्ज इस बार भी आप सर्कुलेट कर रहे हैं बट एट ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। मेटा पोजीशंस पर कभी भी कोई नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट नहीं हो, यानी आप ऑर्थो और पैरा पर ही चार्जेस को देखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ये मतलब हुआ कि जब आप किसी ग्रुप का रिंग के साथ रेजोनेंस कंसीडर करें तो या तो वो सिस्टम रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट कर रहा होगा अगर वो इस टाइप का सिस्टम है, या फिर वो सिस्टम रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट कर रहा होगा या अगर वो इस टाइप का सिस्टम, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, चाहे वो पॉजिटिव सर्कुलेट कर रहा हो, चाहे वो नेगेटिव सर्कुलेट कर रहा हो, वो कर ऑर्थो और पैरा पर ही रहा होगा। बताओ, समझे बात? वो कर ऑर्थो और पैरा पर ही रहा। yes. मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस का इफेक्ट कभी भी दिखाई नहीं देगा। पहले इसको समझ लो आराम से। मतलब इसका तो पता नहीं तुम लोग को ये बात याद आ रही है कि नहीं, जिन लोगों ने पढ़ा था। मैंने तो वो सरकारी एक मेथड बताया था तुम लोगों को। यस सर, याद है। हाँ, वो इतना सीधा और इतना आसान सा मेथड होता, नीचे निशान लगाते जाइए, आंसर लेते जाइए, खत्म करिए, और ये कुछ होता ही नहीं। लेकिन ये कि क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अभी ये नहीं किया है, तो मेरा सजेशन है कि थोड़ा सा उसको एक बार पढ़ो कहीं किसी बुक से या फिर एनसीईआरटी से, ताकि ये चीजें अब इतना मुश्किल नहीं है यार। जो अभी हमने इससे पहले सवाल लिया था ना, उस सवाल को मैं बहुत आसानी से कर सकता था। मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो, आज पहली बार समझ रहे हो, तो तुम्हें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। जिन लोगों ने कर रखा है उनको ये लग रहा होगा कि इतना ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, और इससे पहले वाले सवाल में आपने बेकार में इतना टाइम लगाया। अभी मैं 1 सेकंड में निशान लगा के आपको आंसर बता सकता। मैं तुम्हें देखो वही वाला सवाल एक बार तुम्हारे सामने फिर लिखता हूं। सबने ये नोट कर लिया है? यस सर। और जिन लोगों ने पहली बार सुना है, जिन लोगों ने पहली बार सुना है, उन्होंने मेरी ये बात नोट की है कि नहीं? जब कभी भी रिंग से लगे फर्स्ट एटम पर पाई बॉन्ड होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर, और जब रिंग से लगे फर्स्ट एटम पर लोन पेयर दिखाई दे या नेगेटिव चार्ज दिखाई दे तो ऐसा सिस्टम नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। नोट कर लिया सबने? यस सर। Yes. ठीक। अब देखो, मैं ये Yes, चाह sir. रहा हूं, जो अभी हमने सवाल किया था ना, मैं वो सवाल तुम्हें दोबारा दिखाता हूं। मैं वो सवाल दोबारा करना चाह रहा हूं। मैं ये सवाल एक बार दोबारा करना चाह रहा हूं, वो ताकि मैं अपनी लैंग्वेज में तुम्हें ये बात समझा सकूं। सवाल ये था हमारा, अगर सब लोगों को याद हो, सवाल ये था, हमारे पास बेंजाइलिक कार्बोकैटायन था। दिस वाज बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, और इस बेंजाइलिक कार्बोकैटायन में आपने सब्स्टिट्यूशन करा था नाइट्रो ग्रुप का। एक बार आपने नाइट्रो को ऑर्थो पे लगाया था, एक बार आपने नाइट्रो को मेटा पे लगाया था, और एक बार आपने नाइट्रो को पैरा पे लगाया था। ये हमारा मेटा हो गया और ये हमारा नाइट्रो ग्रुप पैरा हो गया। ये सवाल था जो अभी हम कर चुके हैं, अब हम इसको दोबारा देखना चाहते हैं। अब अगर सब लोग समझ लें तो बहुत आसान तरीका तुम्हें बताने जा रहा हूं मैं। तुम अगर उसको याद कर लो, एक बार समझ लो, तो काम चल जाएगा। देखो, ये आदमी तो खाली, यहां तो कोई लगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ जो भी है, ये जो ग्रुप आपने सब्स्टिट्यूएंट्स लगाए, यही लोग कुछ ना कुछ करने वाले हैं जो कि कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी में रोल प्ले करें। ठीक, अच्छा, अब एक काम, छोटा सा एक काम करते हैं। अभी जो मैंने बताया, ये कोशिश करें वो बच्चे जवाब दे जो आज पहली बार सीख रहे हैं। तुम्हें अभी मैंने बताया था कि जब रिंग से NO2 ग्रुप लगा हो तो वो पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट करता। यस सर। ठीक, यस सर। अगर वो पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट करता है तो कहां कहां करता है? अब ये बताओ, इस NO2 के रेस्पेक्ट में, इस NO2 के रेस्पेक्ट में क्या ये पोजीशन ऑर्थो नहीं है? यस सर। और अगर ये ऑर्थो है तो क्या ये NO2 यहां अपने रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज नहीं लाएगा? यस सर। यानी ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस की वजह से आने वाला है। किसके रेजोनेंस की वजह से? NO2 के रेजोनेंस की वजह से, और ये NO2 का माइनस आर इफेक्ट। बिल्कुल ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर आते हैं। क्या ये NO2 रिंग के साथ लगा है? यस सर। तो क्या ये NO2 पर पाई बॉन्ड भी लगा है? यस सर। तो इसका मतलब क्या ये हमारी वही वाली कंडीशन है, प्लस सर्कुलेशन वाली, यस सर। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस वाली?
Yes. लेकिन ये पोजीशन NO2 के रेस्पेक्ट में कौन सी है भाई? क्या NO2 रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है? हो सकता है। कौन सा चार्ज सर्कुलेट करेगा? पॉजिटिव करेगा। कहां कहां करेगा? ऑर्थो पैरा पर करेगा। ये तो क्लियर है। लेकिन ये कौन सी पोजीशन है? मेटा। ये तो NO2 के रेस्पेक्ट में मेटा है, और अगर ये NO2 के रेस्पेक्ट में मेटा है तो यहां पॉजिटिव चार्ज नहीं आने वाला। नहीं आने वाला रेजोनेंस की वजह से, तो क्या आने वाला है? इंडक्टिव की वजह से तो आएगा कुछ। और NO2 का इंडक्टिव ये कहता है भैया मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता हूं, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करूंगा तो मैं सामने डेल पॉजिटिव चार्ज दूंगा। बताओ समझ में आया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने से सामने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो ये विड्रॉइंग नेचर इंडक्टिव की वजह से जो सिर्फ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, और ये विड्रॉइंग नेचर रेजोनेंस की वजह से जो पूरा बड़ा सा प्लस चार्ज दे रहा है। कितना फर्क है इन दोनों में, और इसलिए रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट माना जाता है। ठीक, अच्छा यहां आते हैं। क्या NO2 रिंग के साथ लगा है? लगा है। कौन सा चार्ज सर्कुलेट करेगा? पॉजिटिव करेगा। कहां कहां करेगा? ऑर्थो पैरा पे करेगा। सामने वाली पोजीशन कौन सी है? पैरा। यहां पॉजिटिव चार्ज जरूर आएगा। किस इफेक्ट से आने वाला है? रेजोनेंस। अब आप देखिए आंसर। अब आप मुझे ये बताइए, सीक्वेंस बाद में बनाएंगे। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो ऊपर वाला पॉजिटिव चार्ज, इसी की स्टेबिलिटी के बारे में बात हो रही। Yes. अब आप ये सोचिए, ये पॉजिटिव चार्ज कब खुश होगा, कब परेशान होगा? सोचते हैं जरा। मैं प्लस हूं, ठीक, मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मेरे नीचे जस्ट नीचे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप ये बताइए, मेरे जस्ट नीचे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो मुझे खुश कर रहा है या परेशान? भाई मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जब मेरे नीचे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, निगेटिव चार्ज आएगा, मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हूं। मेरे नीचे आपने एक और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आदमी खड़ा कर दिया, वो तो मुझे परेशान करेगा। इसका मतलब ये हुआ इन सब में ये तो क्लियर है, पहला वाला आदमी सबसे अच्छा होगा क्योंकि कम से कम यहां कुछ है तो नहीं। बताओ समझे? यहां पर भी प्लस है, यहां डेल प्लस है, यहां भी प्लस है। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया सबसे अच्छा कार्बोकेटाइन में कोई शक नहीं है, पहला होना चाहिए। अब बचे ये तीनों लोग। अब जरा सोचो, सबसे कम बड़ा प्लस, सबसे छोटा प्लस, प्लस तो तीनों जगहों पर है, सबसे छोटा प्लस कौन सा होगा? इंडक्टिव की वजह से। और वो इंडक्टिव की वजह से कौन सा प्लस होगा? डेल प्लस। इसका मतलब ये हुआ कम से कम ये कार्बोकेटाइन ये बोलेगा चलो ठीक है तुम डेल प्लस हो, तुम्हारी वजह से इतना परेशान नहीं है, इसलिए कुछ तो बेहतर माना जा सकता है तीसरे को। अब बचा आपका दूसरा और चौथा। चलिए अब दूसरे चौथे वाले कार्बोकेटाइन से पूछते हैं उसको क्या लगता है, क्या बोलेगा? मेरे नीचे प्लस है। वो वाला क्या बोलेगा? मेरे नीचे भी प्लस है। दोनों के नीचे प्लस है। क्यों? क्योंकि दोनों जगहों पर NO2 ऑर्थो पैरा पे लगा, जिसका रेजोनेंस इफेक्ट कंसीडर किया जा रहा है। अब क्या करें? दोनों जगहों पर प्लस आ गया, अब क्या करें? अरे सर अब जब दोनों जगहों पर प्लस रेजोनेंस की वजह से आ रहा है, एक बच्चे ने अभी सवाल पूछा था सर रेजोनेंस की वजह से डिस्टेंस को क्यों नहीं कंसीडर किया? अब उस बच्चे के समझ में आ रहा है कि रेजोनेंस अगर ये करता है तो भी प्लस आएगा, और रेजोनेंस ये करता है तो भी प्लस आएगा। वो बच्चा समझ रहा है इस बात को? यानी डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, दोनों जगह प्लस आ रहा है। अब क्या करें? सर जब प्लस बराबर है तो क्या करें? अब बुलाते हैं इंडक्टिव को, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट तो कॉमन है। आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा प्लस बड़ा है कौन सा छोटा है? हमने धीरे से इंडक्टिव को बुलाया। हमने कहा यार यह सुना है तुम इंडक्टिव भी लगाते हो। उसने कहा। हमने कहा सुना है तुम इलेक्ट्रॉन चूसते हो। कह रहा हाँ। अगर ये इलेक्ट्रॉन चूसेगा तो तुम्हें नहीं लगता इस प्लस को और बड़ा कर देगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को बढ़ा देगा अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो? समझ में आई बात? इसका मतलब ये हुआ ये NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी करेगा, यानी -R इफेक्ट तो लगा ही रहा है जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, साथ में -I इफेक्ट भी लगाता ही लगाता है, वो इस प्लस को और बड़ा कर देगा। चलिए ठीक है, इधर आते हैं। क्या ये NO2 इलेक्ट्रॉन को चूसेगा? तो फिर ये तो और पास से विड्रॉ कर रहा है, ये दूर से। क्या इंडक्टिव डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है? Yes, इसका मतलब ये हुआ मैं दूर से चूसूंगा, आपके प्लस को ज्यादा बड़ा नहीं कर पाऊंगा, ये पास से चूसेगा, इस प्लस को बहुत बड़ा कर देगा। इसका मतलब ये हुआ सबसे बड़ा प्लस कार्बोकेटाइन के नीचे मुझे ये वाला दिखाई देता है, मुझे सबसे परेशान कार्बोकेटाइन ये दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ सबसे खराब कार्बोकेटाइन तो सेकंड। देखो हमने टाइम ज्यादा लगाया है, बट अगर तुम समझ जाओ तो तुम्हारे लिए, जिन लोगों ने करा है उनको याद होगा, हमने इस तरह के एक साथ 10-10 स्ट्रक्चर्स बनाए थे। ये तो 4-4 का एग्जाम्पल मैं लेके आया हूं। हमने 10-10 स्ट्रक्चर बनाए थे, सिर्फ निशान लगाते जाते थे, फटाफट आंसर निकालते जाते थे। जिन लोगों को ये चीज समझ में आ गई उनके लिए आसान है, जो समझ रहे हैं वो इस बात को समझने की कोशिश करें कि जब कभी भी इस तरह से कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी का सवाल आएगा तो आपको सबसे पहले ग्रुप्स देखने हैं, उन ग्रुप्स के इफेक्ट्स क्या है वो समझने हैं, और उसके बाद चुपचाप डिसाइड करना है कि कार्बोकेटाइन को खुशी कब होती है और उसको बुरा कब लगता है। मैं और एग्जांपल लेता हूं और धीरे से और समझते हैं। आगे बढ़े भाई। Yes, sir. एक चीज थी, अगर कोई एक और ग्रुप अटैच हो जाए जिसकी वजह से जो हमारा NO2 ग्रुप है जैसे उसकी रेजोनेंस मतलब
उस पे इफेक्ट आए। NO2 की रेजोनेंस पर इफेक्ट आए। हाँ, अगर कोई एक और ग्रुप अटैच हो जाए। तो तुमने वो पढ़ा है ये तुम स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस SIR इफेक्ट, वो भी मैं कराऊंगा इसके अंदर। ये सब हो जाता है वो जो NO2 है वो V शेप मॉलिक्यूल है ना। हाँ OH ग्रुप आ गया एक। नहीं, OH से फर्क नहीं पड़ेगा, OH से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सर OH वो से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जा सकता है फिर। तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नाइट्रो ग्रुप तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, बड़े ग्रुप OH के H का निकलना मुश्किल हो जाएगा जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाए। भाई अगर H वो जो है तो एसिडिक नेचर पे फर्क पड़ेगा, यानी H का निकलना थोड़ा मुश्किल। और ये तुम्हें याद होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल्स के केस में और पैरानाइट्रोफिनॉल्स के केस में तुम्हें बताया गया था कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, और उस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका एसिडिक नेचर थोड़ा कम हो जाता। ठीक है ना, हम वो वाली भी एग्जाम्पल लेंगे जब एसिडिक नेचर की बात करेंगे। अभी और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये वाला आते हैं, अब देखिए दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, एक ऐसा सिस्टम ले रहा हूं जिसके अंदर +I इफेक्ट भी लग रहा है और +H इफेक्ट भी लग रहा है। अब ये नया इफेक्ट आ रहा है, अब यहां पर भी बात करते हैं। ये देखिए कार्बोकेटाइंस की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी में हम ऐसी बातें करना चाह रहे हैं जिसमें एक ऐसा ग्रुप लगा है जिसका एक नया यूनिक इफेक्ट है, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। एक यूनिक इफेक्ट आ रहा है, यानी ये जो CH3 ग्रुप लग रहा है, इस CH3 का एक नया इफेक्ट मेरे सामने आ रहा है जिसको आप हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कह रहे हैं। और इसको भी मैं अभी डिटेल में समझाता हूं, पहले इस एग्जांपल को सिर्फ समझ लेते हैं पूछ क्या रहा है। ये CH3, मेरे ख्याल से सब लोग इस बात को एग्री करते हैं कि जो भी डिफरेंस आएगा आंसर में वो इन CH3 ग्रुप्स की पोजीशंस की वजह से आएगा। और साथ ही साथ इन CH3 के कुछ इफेक्ट्स के बारे में अगर मुझे पता है तो मैं आंसर निकाल पाऊंगा। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि भाई ये बताइए इन चारों कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी का आंसर दीजिए कंसीडरिंग ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप, कंसीडरिंग ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। मुझे नहीं पता CH3 और कौन सा इफेक्ट करता है कौन सा नहीं करता, अगर सिर्फ इंडक्टिव की वजह से आंसर देना हो तो तुम सब इस बात को एग्री करोगे कि CH3 एक ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन देता है। +I इफेक्ट याद है, एल्काइल ग्रुप का +I इफेक्ट होता है, और +I इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन फूंकना, यानी मैं इलेक्ट्रॉन सामने की तरफ फूंक रहा हूं। अब तुम ये सोचो जितना पास से फूकोगे प्लस को उतना अच्छा लगेगा। Yes, sir. क्योंकि प्लस तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। वो कह रहा भाई ये तो मजा आ गया, एक आदमी इलेक्ट्रॉन फूंक रहा है मेरे ऊपर, मैं डेफिशिएंट हूं, मेरे ऊपर इलेक्ट्रॉन फूके जा रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। इससे पहले NO2 लगा था, वो इलेक्ट्रॉन चूसता था, प्लस को परेशान कर देता था। आज एक ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का लगता है। अगर मैं इंडक्टिव की बात करूं तो सबसे पास से फूक रहा है, मानते हो? सबसे पास से थोड़ा सा दूर हो गया, सबसे दूर हो गया। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है सर, सबसे लूटा आदमी ये, सबसे लूटा। कह रहा यार कोई हवा ही नहीं मार रहा है, यहां तो हवा ही नहीं चल रही है, यहां कम से कम हवा तो चल रही है। इसका मतलब ये हुआ इन चारों में सबसे बर्बाद। अगर मैं इंडक्टिव की बात कर रहा हूं, अभी मैं आंसर नहीं बता रहा, अगर मैं सिर्फ इंडक्टिव को कंसीडर करूं तो मुझे ये दिखाई देता है ये CH3 सबसे तेज हवा मारेगा, बिकॉज इंडक्टिव डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, और डिस्टेंस के कम होने से इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से ये CH3 इस प्लस को सबसे ज्यादा खुश करने की कोशिश कर रहा है। और इन तीनों CH3 में जो सबसे ज्यादा कम खुश हो रहा है वो चौथा वाला आदमी। यानी अगर मैं सिर्फ, हाँ बोलो बेटा, अगर मैं सिर्फ ये लिखूं कंसीडरिंग ओनली इंडक्टिव, हालांकि ये कोई तरीका नहीं है सवाल पूछने का, लेकिन फिर वही हो सकता है IIT में पूछ ले भाई आप क्या इधर उधर के इफेक्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ इंडक्टिव बताइए। ठीक है, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि सिर्फ इंडक्टिव की बात करें, कंसीडरिंग ओनली इंडक्टिव इफेक्ट, तो दैट मींस जो सबसे अच्छा कार्बोकेटाइन लगना चाहिए वो मुझे लगना चाहिए, सबसे अच्छा कार्बोकेटाइन वो होना चाहिए हमारा सेकंड वाला, उसके बाद थर्ड होना चाहिए, फिर फोर्थ होना चाहिए, सबसे खराब फर्स्ट होना चाहिए। एंड दिस इज ड्यू टू ओनली +I इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप। क्लियर? यस सर। लेकिन ये आंसर आपने सिर्फ इंडक्टिव से दिया है, ये क्या बात होती है सर? आंसर आप सिर्फ इंडक्टिव से देंगे, जो भी इफेक्ट्स लग रहे हैं वो सारे कंसीडर करते हैं। अब मैं, क्योंकि कुछ बच्चे नए हैं इसलिए अब मैं एक बात और ऐड कर रहा हूं, एल्काइल ग्रुप का जब वो रिंग से अटैच होता है तो एक और इफेक्ट लगता है जिसको हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहते हैं। अब ये एक नया इफेक्ट है जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं। सब लोग उसको एक बार बाकी लोगों को बताया गया था, लेकिन बाकी लोग जो नए हैं उसको याद करने की इसको भी कोशिश करेंगे। अगर मैं सिर्फ इंडक्टिव की बात करूं तो आंसर ये बनेगा, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आंसर में सिर्फ इंडक्टिव कंसीडर नहीं करना है, मुझे सारे इफेक्ट कंसीडर करने हैं। तो मुझे आज ये पहली बार सीखने को मिल रहा है कुछ बच्चों को कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या है और एल्काइल ग्रुप का रिंग के साथ अटैच होने पर यह हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कैसे काम करता। तो चलिए एक बात कर लेते हैं, ये नोट कर लिया सबने? सर Yes, sir. डाउट था सर लास्ट लाइन। बोलो बोलो बोलो। सही क्लास में जाना प्लीज एक बार।
लास्ट क्या कह रहे हो बेटा? एक बार लास्ट स्लाइड पे जाना, लास्ट स्लाइड। यार वो पीछे मत ले जाओ, सब गड़बड़ हो जाता है सब, फिर सब तुम पूछ लो, सवाल पूछ लो। सर मेरा ये क्वेश्चन था सर, जो हमारा जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर था उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, उसमें स्टेबलाइज नहीं हो जाएगा? नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो जनरली यही कहा जाता है कि हाइड्रोजन जो है वो अगर कार्बन से अटैच है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो पाता यार। तुम हाइड्रोजन कौन सा कंसीडर कर रहे हो, कार्बन वाला, और बगल में NO2 का O ले रहे हो, यही कर रहे हो ना? हाँ सर। लेकिन कार्बन से लगा हाइड्रोजन तो यार तुम समझो बात को, उसका एसिडिक नेचर तो इतना अच्छा नहीं होता। जो हमने पढ़ा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन को F, O और N में से किसी के साथ अटैच होना चाहिए। यहाँ वाला हाइड्रोजन जो वो कार्बन से लगा है, और हाइड्रोजन जो कार्बन से लगा है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, एक्टिविटी सेम है अलग। हाँ अच्छा, अब देखो ये वाली तो बिल्कुल गलत आंसर है, मतलब सुनो, लेकिन फिर भी हमने सिर्फ इंडक्टिव को कंसीडर किया। अब मैं काम की बात करता हूं। अब पहले वो काम की बात करेंगे, फिर इसी सवाल का आंसर दोबारा निकाल के देखते हैं, सही निकाल के देखते हैं। चलिए ठीक है, काम की बात क्या है? काम की बात ये है कि अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि क्या आपको यहां पर कुछ रेजोनेंस जैसा दिखता है या कुछ यूनिक इफेक्ट दिखाई देता है, तो मैं तुम्हें बताऊं, ये सब बच्चे इस बात को बिल्कुल याद करने की कोशिश करेंगे कि अगर बेंजीन से एक एल्काइल ग्रुप लग गया, मेरे ख्याल से सब लोग इस बात को तो जानते होंगे कि एल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं। एल्काइल ग्रुप का मतलब है CH3, CH2, CH3 वगैरह वगैरह। तो अगर बेंजीन से कोई एल्काइल ग्रुप लग गया तो अब आप समझ लीजिएगा, अब आपके सामने एक नया इफेक्ट आने वाला है जिसको हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहा जाता है। अब हम बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ताकि आगे की चीजें समझ में आए, एक चीज समझाना चाह रहा हूं मैं। हम पहले इस बारे में बात कर चुके हैं डिटेल में। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की बात करते हैं तो ये CH3 ग्रुप जब भी बेंजीन के साथ अटैच होगा वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करेगा, और इस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से वो रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा। अब देखना तुम सब लोग ध्यान से, जो पहली बार देख रहा है वो बहुत ध्यान से देखेगा। मैं करूंगा क्या, एंड दिस इज हाइपोथेटिकल इफेक्ट, ये एक हाइपोथेटिकल इफेक्ट है, लेकिन हमारे बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है, इसलिए मैं मान लेता हूं कि ये इफेक्ट सही होगा। जैसे केमिकल बॉन्डिंग में तुमने पढ़ा होगा कौन सा वो हाइब्रिडाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है। पता नहीं होता है नहीं होता है, लेकिन वो इतनी सारी चीजें एक्सप्लेन करता है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल, फलाना एंगल, ये दुनिया भर की बातें। तो लोग ये मान लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता ही होगा। ऐसे यहां पर भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, पता नहीं होता है नहीं होता, लेकिन ये दुनिया भर की चीजें एक्सप्लेन करता है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी मॉलिक्यूल्स के अंदर हो रहा है। कैसे लग रहा है जरा देखते हैं। बिल्कुल इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर रिंग से CH3 ग्रुप लगा हो तो सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है, आप ये CH बॉन्ड यहां से साफ कर दीजिए। जैसे ही आप CH बॉन्ड यहां से मिटाएंगे, H पर प्लस आएगा, इस C पे माइनस आएगा। बस इतना याद कर लो, काम चल गया। अब मुझे बताओ, अभी मैंने तुम्हें एक कंडीशन बताई थी रेजोनेंस की, क्या रिंग से लगे पहले एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर हो, याद आ रहा है? यस सर। तो कौन सा चार्ज सर्कुलेट होता था? नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट होता था। कैसे होता था? मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। माइनस अंदर, डबल बाहर। कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। कहाँ आया? ऑर्थो। इसका मतलब ये हुआ भैया कि हमारा पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलो चाहे हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर बोलो, यहां आ गया नेगेटिव, यहां बन गया डबल बॉन्ड, यहां आया H+ जैसा था, यहां एक H है, यहां एक H है, और ये डंडा। क्या अभी भी लगता है रेजोनेंस होगी नेगेटिव चार्ज की डबल बॉन्ड के साथ? यस सर, हो जाएगी। नेगेटिव अंदर, डबल बाहर। अब कौन सा चार्ज आ गया? अब सर फिर से हमारा नेगेटिव चार्ज आया, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज आपकी पैरा पर आ गया। बाकी सब वैसा ही है, यहाँ H+ है, यहाँ H है, यहाँ H है, फिर वही है, नेगेटिव अंदर, डबल बाहर। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा नेगेटिव यहाँ आ गया, डंडे ऐसे हो गए, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, और लास्ट स्ट्रक्चर में माइनस अंदर और ये बॉन्ड वापस, और हमारा टॉलुइन दोबारा तैयार हो गई। टॉलुइन मतलब CH3। ये टॉलुइन हमारी दोबारा वैसे की वैसे सब कुछ है। अब आप जरा देखिए, कौन सा चार्ज सर्कुलेट किया इस एल्काइल ग्रुप ने? नेगेटिव। कहां किया? और ये एक H था, क्या ये वाला H इन्वॉल्व नहीं हो सकता था हाइपर कॉन्जुगेशन में? क्या ये ऊपर वाला इन्वॉल्व हो सकता था? मतलब ये हुआ कि इस एल्काइल ग्रुप से लगे, इस बेंजीन से लगे पहले कार्बन पर जितने हाइड्रोजन बढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बढ़ेगा, और उतना ही ज्यादा वो सिस्टम नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा रिंग के अंदर। बताओ, समझे बात? यस सर। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए वो आपसे एक बढ़िया सवाल बना के पूछे एकदम जेई लेवल का कि भाई ये बताइए, ये CH3 है,
ये यहां पर CH2CH3 है, और ये यहां पर एक ऐसे ही कुछ लगा देते हैं CH3 और चलिए एक और ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं CH3 होल थ्राइस। जरा समझना, मैं एक सवाल ऐसे ही बना रहा हूं। ये सवाल ये कह रहा है कि क्या आप ये बता सकते हैं कि इन चारों में जो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वैल्यू है वो सबसे ज्यादा कहां है? रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां दिखाई देती है आपको? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले वाले में। कुछ बेवकूफ लोग हैं वो ये समझते हैं कि जितना ज्यादा कार्बन लगाओगे, देख रहे हो यहां इस कार्बन से 3 कार्बन लगे, लोगों को क्या पता है कि जितने कार्बन बढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है। बताओ मानते हो? इसका मतलब ये हुआ सर सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट यहां लग रहा होगा, और ये ग्रुप सबसे ज्यादा रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन फूंक रहा होगा। कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव। सर इंडक्टिव छोड़िए, कहीं ऐसा तो नहीं है हाइपर टाइपर चालू हो रहा हो? हाइपर इज मोर डोमिनेटिंग इफेक्ट, क्योंकि वो फूंकता नहीं है सर, वो इलेक्ट्रॉन देता है। ये देखिए दे रहा माइनस माइनस माइनस, और इंडक्टिव डेल माइनस, हवा ऐसे दे देता है। इसका मतलब ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा है? हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जिस रिंग के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो होगा जहां हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा तभी होगा जब रिंग से लगे पहले कार्बन पर ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन हो। कितने हाइड्रोजन है रिंग से लगे पहले कार्बन पर पहले आदमी के अंदर? 3 है। इसके पास यानी इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने हैं? हाइड्रोजन तो बहुत सारे, लेकिन मुझे तो पहला वाला चाहिए, पहले कार्बन से लगे कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन। इस आदमी के पास सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन, और इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब यह हुआ सर, अगर आप इंडक्टिव की बात करेंगे तो मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं कि ये जो ग्रुप है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन फूकेगा। बिल्कुल मानता हूं मैं आपकी बात का। ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जबरदस्त इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फूकने का काम करेगा। इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे तगड़ा होगा। लेकिन सर प्लस आई इफेक्ट के चक्कर में क्यों पड़े हैं? इससे ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है जो रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा सकता है, और वो कौन है उससे ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट? वो है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होंगे, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करता है, फूंकता नहीं, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। जितने ज्यादा अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगेगा, और रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई। इसका मतलब ये हुआ इन चारों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर कौन ग्रुप क्रिएट कर रहा है? ये CH3। जबकि अगर इंडक्टिव के थ्रू आंसर निकालते तो उल्टा हो जाता। बात समझे सर? लेकिन ये क्या बात होती है सर, इंडक्टिव के थ्रू आंसर निकालते, सही आंसर की बात करते हैं। सही आंसर क्या है सर? डोमिनेटिंग इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, और सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ये CH3 क्रिएट कर रहा है। सर ये सबसे ज्यादा रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा, ये बेस्ट होगा। यहां पर रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके अंदर होगी? इसके अंदर। यानी अगर रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर बताना हो तो आप यहां पर छोटा सा ऐसे ही सवाल लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अगर ऑर्डर बताना हो तो सबसे पहले फर्स्ट आएगी, फिर सेकंड आएगी, फिर थर्ड आएगी, और सबसे कम फोर्थ आएगी। एंड दिस इज ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अब तुम्हें देखो 2 बातें सीखने को मिल गई। एक तो ये कि जब रिंग से लगे पहले एटम पर पाई बॉन्ड हो तो वो क्या करता है, रिंग से लगे पहले एटम पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो तो वो क्या करता है, और तीसरी बात, जब रिंग से लगा एल्काइल ग्रुप हो तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से वो नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करता है एट ऑर्थो एंड पैरा। देख रहे हो ऑर्थो और पैरा, सिर्फ कौन सा चार्ज सर्कुलेट हुआ? नेगेटिव। कहां हुआ? ऑर्थो एंड पैरा। मेटा पर फिर कोई चार्ज नहीं आ रहा है। यानी चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की बात हो, चाहे रेजोनेंस इफेक्ट की बात हो, जब भी चार्ज सर्कुलेशन होगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, होना ऑर्थो और पैरा पर है। मेटा पोजीशन पर कभी भी कोई चार्ज सर्कुलेट नहीं। समझ पाए? यस सर। यार इंडक्टिव में क्या कह रहे हो बेटा? सर इंडक्टिव इफेक्ट में एक चीज पूछनी थी। हाँ। सर अगर एक केस है सर जिसमें एक सब्स्टिट्यूएंट पे मतलब उसकी साइड में माइनस आई ग्रुप लगा है, एंड सर सेकंड केस में उससे कंपैरेटिवली थोड़ा दूर 2-3 माइनस आई ग्रुप्स लगे हैं सर, तो ज्यादा जो लगेगा माइनस आई इफेक्ट वो पहले वाले में लगेगा। यार देखो मैंने बताया ये वाली बात कि इंडक्टिव के थ्रू जब भी आंसर कंसीडर किया जाता है तो एक रूल काम आता है जिसको डीएनपी रूल। डीएनपी रूल सेज डिस्टेंस सबसे पहला रूल, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी डिस्टेंस। सेकंड, अगर डिस्टेंस सेम है तो दूसरा रूल आता है नंबर्स का। अगर नंबर बढ़ेंगे ग्रुप के तो इफेक्ट बढ़ेगा।
और अगर नंबर भी सेम आ गए तो तीसरा आता है पावर। जिसकी पावर ज्यादा है वो ज्यादा इफेक्ट लगाए। यानी जो सवाल तुमने मुझसे पूछा था कि सर एक बार विड्रॉइंग ग्रुप आपने पास में लगा दिया और एक बार विड्रॉइंग ग्रुप थोड़ा दूर लगाया लेकिन 2 लोग लगा दिए, तो सर सबसे पहले डिस्टेंस डिसाइड करेगा, डिस्टेंस उसका कम है वो जीत जाएगा, नंबर बाद में आएगा। बात समझे कि नहीं? यस सर। समझ लो ना? तो इस बात को ध्यान रखना कि सबसे पहले डिस्टेंस डिसाइड किया जाएगा, डिस्टेंस के थ्रू आंसर निकलेगा, अगर डिस्टेंस कॉमन आ गई तो नंबर्स के थ्रू आंसर निकलेगा, और अगर नंबर भी कॉमन आ गए तो पावर डिसाइड की जाएगी। ठीक है जो भी आपको सर ये रूल कहीं फेल भी करता है? फेल तो हर जगह करेगा। एक सेकंड, बड़ा अच्छा सवाल पूछा किसी ने कि ये रूल कहीं फेल करता है। ये रूल ही गलत है। मेरी बात समझो, ये तो बड़ा अजीब सा लगता है कि सर आपने एक बड़ा मजबूत, ऐसे इसको केमिस्ट्री मत समझो, ऐसे जनरल बात कर रहे हैं, एक बहुत मजबूत आदमी ले लेते हैं, ठीक, और एक थोड़ा कमजोर आदमी ले लेते हैं। वो कमजोर आदमी बहुत पास में लगा है मेरे, समझ, बहुत कमजोर आदमी बहुत पास में लगा है, और एक बहुत मजबूत आदमी थोड़ा सा दूर लगा है। अब बताओ रूल क्या कहता है? मुझे किससे ज्यादा परेशानी हो रही है रूल के हिसाब से? कमजोर आदमी पतले वाले से मुझे उससे ज्यादा परेशानी है। डीएनपी रूल सर, उसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसका डिस्टेंस कम है, आप इससे ज्यादा डर रहे हैं। जबकि एक्चुअली सोचो मेरी बैंड बज रही है उस बड़े मोटे को देखकर। क्यों सर? इतना तगड़ा आदमी है सर, अगर एक हाथ दूरी तो खड़ा है, ऐसा थोड़ा अगर वो कलकत्ता में खड़ा है, बगल में खड़ा है, बस उससे थोड़ा सा दूर खड़ा है। अब तुम समझो इस डीएनपी का एप्लीकेशन है क्या? आसपास के लोगों की बात करिए ना सर, समझो बात को सर। क्लोरीन फ्लोरीन की बात करिए, आयोडीन की बात करिए। आप कह रहे हैं एक आदमी नाइट्रो ग्रुप लगा और एक आदमी वो बकवास छोटा सा ग्रुप, अब भी आप डीएनपी लगाए बैठे हैं ना। यानी ये डीएनपी सिर्फ उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो आसपास के लोग होते हैं। चलिए ठीक है सर, दोनों लोग बराबर बराबर के हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा है, अब डिस्टेंस लगा लीजिए, काम चल जाएगा। लेकिन सर एक इतने मोटे मजबूत आदमी के साथ आप डिस्टेंस की बातें कर रहे हैं, वो ऐसे हाथ पकड़ के खींच के निकाल ले जाएगा आपको। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? यानी ये जो डीएनपी है ये आसपास के लोगों के बीच में लग सकता है। ऐसा नहीं है कि आप टेबल के इधर और टेबल के उधर वाले लोगों के बीच में डीएनपी लगा रहे हैं। लेकिन फिर वही ना, फिर ऐसे आंसर भी तो नहीं दे पाओगे ना। यानी वो सवाल जो आपसे पूछेगा वो ऐसे ही लोगों के साथ पूछेगा जिन पे डीएनपी लग रहा होगा, वरना वो सवाल भी नहीं पूछेगा। क्लियर है ना मेरी बात को? यस सर। सर जैसे ड्यूटेरियम ट्रीटियम और हाइड्रोजन में लगा सकते हैं। हाँ, ड्यूटेरियम ट्रीटियम में लगा लिया आपने, अरे क्लोरीन ब्रोमीन में लगा लिया, इस तरह करके कुछ समझ लो, छोटे मोटे, क्योंकि आसपास के लोग हैं। लेकिन आपको ये कहे कि NR3+ एक आदमी है और एक आदमी क्लोरीन है, NR3+ को एक कार्बन दूर लगा दिया, क्लोरीन को पास में लगा दिया, क्लोरीन ज्यादा खींचेगा ना। NR3+ स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट शो करता है, वो थोड़ा पीछे भी चला गया तो भी चूस के बर्बाद कर देगा। बात समझ लो ना? तो इसलिए ये डीएनपी का कोई एज सच लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल जो पूछेगा हमारा काम चला देता है। ठीक है ना? तो अब जैसे ये वाला बात कर रहे थे, अब हाँ सर तो एक सेकंड रुकना जरा, ये वाली बात खत्म कर लेने तो, वरना कंफ्यूजन आ जाएगा फिर। पहले ये जो एल्काइल ग्रुप वाली बात कर रहा था मैं, हाइपर कॉन्जुगेशन वाली, पहले वो खत्म कर लेता हूं। जो इससे पहले सवाल दिया था उसको कर लेता हूं, फिर तुम पूछना मुझसे, ठीक है ना? बस एक सेकंड रुक जाओ जरा। अब उस सवाल पे आता हूं जो सवाल हम लोग लेके चल रहे थे। उस कार्बोकैटायन पर दोबारा पहुंचते हैं, और वो कार्बोकैटायन ये था हमारा। चलिए ठीक है, इस कार्बोकैटायन पे दोबारा आ जाते हैं। अब जरा इस सवाल को सॉल्व करते हैं। जरा देखो भाई, ये है कार्बोकैटायन। चलिए अब जरा देखते हैं इस सवाल को दोबारा करके, दिमाग लगाते हैं। ठीक, ये बताओ, इंडक्टिव के हिसाब से तो जो आंसर आना है आ चुका, ठीक, ये तो, लेकिन तुम जानते हो सर ये ठीक नहीं है सर, ये मजा नहीं आया, क्योंकि ये तो कोई बात ही नहीं होती कि आपको इंडक्टिव के थ्रू आंसर निकालना है, आपको तो आंसर देना है, उसमें सारे इफेक्ट्स लगाते हैं। अच्छा, क्या ये सब लोग जान रहे हैं इस बात को कि इस कार्बोकैटायन के ऊपर इसका असर पड़ेगा, इंडक्टिव वाला भी और हाइपर वाला भी? बात समझ रहे हो कि नहीं? ये दिख रहा है तुम्हें? एल्काइल ग्रुप रिंग से लगा है, कौन सा इफेक्ट शो करेगा? सर इंडक्टिव तो करता ही है, हाइपर भी करेगा सर। अच्छा, अभी हमने क्या सीखा था हाइपर के बारे में? अगर रिंग से एल्काइल ग्रुप लगा है तो ऐसा सिस्टम रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करता है एट ऑर्थो एंड पैरा। बात क्लियर है ये? Yes. अब ये देखिए, ये CH3 ग्रुप है, रिंग से लगा है, क्या यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट चल सकता है? कंडीशन है Yes, sir. कौन सा चार्ज सर्कुलेट होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ होना चाहिए? ऑर्थो पैरा। अरे सर ये तो नेगेटिव ऑर्थो है, ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन से इफेक्ट की वजह से आ जाएगा? हाइपर की। चलिए ठीक है, इधर आते हैं। सर रिंग से CH3 लगा है, ये भी नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा? बिल्कुल करेगा। कहाँ करेगा? ऑर्थो पैरा पे करेगा। लेकिन ये कौन सी पोजीशन? मेटा। यानी यहाँ पर मेटा पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा सर। इसका मतलब इस जगह पर CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे। यस सर। तो फिर कौन सा इफेक्ट कंसीडर करेंगे? इंडक्टिव। और CH3 का इंडक्टिव यानी डेल नेगेटिव देना, प्लस आई इफेक्ट, सामने डेल नेगेटिव देगा। ये नेगेटिव दे रहा है, ये डेल नेगेटिव दे रहा है, और ये CH3 पक्का नेगेटिव देगा। बताओ समझे?
क्योंकि ये तो पैरा पोजीशन है और पैरा पर जो CH3 होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करता है। ये पैरा पोजीशन है, पक्का या माइनस आएगा। अब चलिए आंसर निकालते हैं। अब ये बताओ प्लस को क्या देख के खुशी होगी, माइनस को देखकर या प्लस को देखकर? इलेक्ट्रॉन। माइनस को देख। इसका मतलब ये हुआ सर इन चारों में सबसे रोतू आदमी ये, क्योंकि इस बेचारे को कोई माइनस नहीं दिख रहा। ये तो ठीक है। इसका इन चारों में सबसे बर्बाद आदमी सर ये, इसको अलग कर दीजिए। चलिए ठीक है, अब इन तीनों में आते हैं। इन तीनों में जो सबसे छोटा माइनस है वो बीच वाले के पास, मानते हो? क्योंकि ये सिर्फ डेल माइनस, इनके ऊपर पूरे प्रॉपर माइनस, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यानी इन तीनों में सबसे छोटा माइनस ये। इसका मतलब ये हुआ इन तीनों में सबसे खराब कार्बोकेटाइन, इन तीनों में सबसे खराब कार्बोकेटाइन। ठीक, अच्छा अब आती है इन दोनों की बारी। इन दोनों की बात करते हैं। इन दोनों में यहां भी माइनस है सर, यहां भी माइनस है। हमने कहा ये क्या हो गया, दोनों माइनस है, दोनों बराबर है। अब कैसे डिसाइड करेंगे? इंडक्टिव को बुला लेते हैं। बिल्कुल वही याद आ रही है, मैंने अभी बताया था रेजोनेंस की वजह से डिस्टेंस का फर्क नहीं पड़ेगा। रेजोनेंस की वजह से यहां भी माइनस आ रहा है तो वहां भी माइनस आ रहा है, तो डिसाइड अब कौन करेगा? अब इंडक्टिव करेगा। इसका मतलब ये हुआ अब ये CH3 ये बोलेगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से मेरा माइनस और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से तुम्हारा माइनस ये तो सिमिलर है। नाउ द डिसाइडिंग फैक्टर इज इंडक्टिव। और इंडक्टिव ये कहता है जितना पास से फेंकूंगा उतना ज्यादा फेंकूंगा और माइनस को और बड़ा कर दूंगा, क्योंकि CH3 का इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का है और डोनेटिंग की वजह से वो इलेक्ट्रॉन फूकेगा और माइनस को और बड़ा कर देगा। और ये माइनस का बड़ा होना इस कार्बोकेटाइन को और खुश करेगा। इसका मतलब ये हुआ, और ये काम ये भी करेगा लेकिन ये ज्यादा नहीं कर पाएगा बिकॉज CH3 की डिस्टेंस ज्यादा। बताओ सब लोग समझ रहे हैं? यस सर। इसका मतलब ये हुआ सबसे मस्त जो मुझे कार्बोकेटाइन लगता है वो सेकंड है, फिर फोर्थ हो सकता है, फिर थर्ड हो सकता है और सबसे खराब ये ऑर्डर होना चाहिए। सब लोग एक बार समझ के देखें। और तो जैसे आपने कहा कि अगर कोई बहुत भारी ग्रुप लगाया है एंड कोई वीक ग्रुप लगा तो उसमें DNP नहीं लगेगा। तो अगर मैं एक ले लूं एंड उससे थोड़ा दूर उसी के 3 ग्रुप ले लूं तो ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं देखो होगा। तुम ऐसे सवाल पूछ रहे हो यार जिनका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि तुम खुद सोचो मैं कैसे बताऊं मैं तुम्हें। मतलब एक हम उन सवालों की बात कर रहे हैं जो हमारे हाथ में कॉपी पे लिखे हैं, ठीक, और हम ये आंसर्स प्रैक्टिकली निकाल पाते हैं। यानी आप प्रैक्टिकली करिए, कुछ एक्सपेरिमेंट करिए, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी, वो देखिए, चलिए वो समझ में आता है। लेकिन आपके सामने 2 सवाल कॉपी पर है, आपने कहा भाई क्या तरीका हो सकता है, चलो DNP लगा लेते हैं। लेकिन DNP कैसे लगाएंगे यार, यहाँ तो दूर है लेकिन ये तो ज्यादा है, यहाँ कम है, वो कपास, मतलब समझ लो। आप उन सवालों की बात करिए जो जिनका आंसर आप क्लियर कट दे सकें। ये वो सवाल नहीं हो सकते कि चलो ये हो तो क्या होगा। मेरी बात सब समझ रहे हो बेटा जो तुम पूछ रहे थे? हाँ जी सर, हाँ जी सर। है ना? तो आप ऐसे सवालों के बारे में सिर्फ सोच सकते हो कि भाई अगर ऐसा हो तो क्या करूंगा, लेकिन फिर हर सवाल का जवाब कॉपी पर नहीं दे सकते। कुछ चीजें आपको एक्सपेरिमेंट करनी पड़ती, लेकिन फिर भी कॉपी पर सवालों का जवाब अगर देना है जो कि IIT पूछता है तो आपको इन रूल्स से मदद मिल जाएगी। आप ये मत सोचिए अगर उसने ये किया तो क्या करेंगे, वो कर नहीं सकता, क्योंकि उसको भी पता है कि बच्चा क्या सोचेगा कि क्या होगा। वो अपने कुछ रूल्स लगाएगा, अगर उन रूल से आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आंसर नहीं दे पाएंगे और वो सबके लिए मुश्किल होगा। ठीक है ना? तो इसलिए ऐसा मत सोचो कि अगर ऐसा हो तो क्या हो। लेकिन फिर भी मेरा कहना यही है, मानना भी यही है कि आप DNP रूल को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो उन लोगों के बीच में जो थोड़े बहुत करीब के लोग हैं। ये नहीं है कि टेबल का एक आदमी स्ट्रॉन्गेस्ट -I वाला, एक सबसे पीछे वाला, और आपने उन दोनों के बीच में वो रूल लगाने की कोशिश की, शायद आंसर नहीं निकाल पाएंगे आप। ठीक है ना? तो हमसे पूछा भी वैसे ही सवाल जाएगा, तुमने किए भी होंगे। जनरली वो सवाल सारे DNP से सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि वही पर्पस भी वही है उसका। ठीक है ना? तो अननेसेसरी कंफ्यूज मत हो इसमें, बिल्कुल भी परेशान मत। अच्छा सर, जब हमने पिछली बार GOC करी थी ना, मैंने एडवांस के 2-3 साल के पेपर देखे थे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ निकालो, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालो। उसका रीजन है यार, क्योंकि तुमने अभी सिर्फ GOC पढ़ी है ना, या थोड़ा बहुत इधर उधर का हल्का सा पढ़ा, पता नहीं चलता लेकिन अप्लाई हो जाता है। मतलब समझो मेरी बात को, आगे जब तुम पढ़ोगे दूसरे चैप्टर्स, उनमें रिएक्शंस की इन्वॉल्वमेंट होगा, अलग अलग टाइप्स की रिएक्शंस आएंगी, उनमें इन सारे इफेक्ट्स का यूज आ जाएगा। इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है इसलिए ये रिएक्शन यहां से शुरू हुई, समझ लो बात को, इसलिए ये वाला हाइड्रोजन निकाला तो तुम्हें इसका यूज दिख जाएगा। तो स्पेसिफिकली करके मैंने भी देखा, मेंस के लेवल पर तो अब भी सवाल आ रहा है, एडवांस लेवल पर स्पेसिफिकली नहीं पूछ रहा है, लेकिन हो सकता है पूछ भी ले, लेकिन ये कि अब मिलेगा आपको, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये वाला एग्जाम्पल कौन सा बेटा? कोई एग्जांपल है कि बहुत सारे डेल माइनस मिलके माइनस अगर बना दे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। डिफ्यूज चार्ज हमेशा फुल फ्लैश चार्ज से हमेशा कम होता है, चाहे जितना भी हो।
डिफ्यूज चार्ज को हमेशा कम ही कंसिडर किया जाता है। और ये चीज तुम आगे अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में देखोगे भी, जब हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी से रिएक्शंस के रेट को डिसाइड करेंगे तो तुम्हें ये चीज समझ में भी आएगी। लेकिन ये कंफर्मेशन, डिफ्यूज इज डिफ्यूज, समझो बात को, हल्का सा, और डिफ्यूज चार्ज कितने भी लोगों का हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फुल फ्लैट चार्ज, यस सर। इसमें रेजोनेंस भी लगना स्टार्ट हो जाता है। हाँ मतलब यहाँ पर कह रहा हूँ कुछ नहीं सर, अगर इसी में लगे तो ये दोबारा से चेंज हो जाएगी ना वोल्टेज। मतलब यहाँ पर तो रेजोनेंस कहीं है ही नहीं। तो डोमिनेट कौन है सर रेजोनेंस की? रेजोनेंस, डोमिनेटिंग इफेक्ट इज रेजोनेंस। मैं अभी वो वाले भी एग्जांपल लूंगा जिसमें रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन सब इकट्ठा लग रहा हूं, ठीक है ना। तो अब एक एक करके एग्जांपल ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और जोड़ना चाह रहे हैं, यहाँ पर एक चीज और निकालना चाह रहे थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल पर जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको ये याद होना चाहिए, और उनको, और मैंने बताया भी ये बात, मैं चाह रहा हूं तुम लोग को भी, जिन लोगों को नहीं पता वो याद कर लें। जो सी बॉन्ड होता है वो, बल्कि और सही से लिखें तो जो सी बॉन्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ CD से ज्यादा और CD की स्ट्रेंथ CH से ज्यादा होती है। दिस इज बॉन्ड स्ट्रेंथ। हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो CT बॉन्ड है वो CT बॉन्ड थोड़ा छोटा होता है, उसकी वजह से वो मजबूत माना जाता है। अच्छा, अब पता नहीं हम एक्सप्लेन करेंगे, तुम इस बात को मानोगे कि नहीं, क्योंकि हम तो नहीं मानते, लेकिन किताब में लिखा है तो सही लिखा होगा। अजीब सी बात बोलते हैं, ये कहते हैं जो ट्रिटियम होता है ये थोड़ा बड़ा होता है, बल्कि होता है, तुम्हें पता है इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा होता है। तो ये जो ट्रिटियम है थोड़ा मोटा आदमी है, भारी है ऐसे। तो ये जो कार्बन के साथ जो मेरा डंडा है ट्रिटियम का, उसमें ट्रिटियम जो है ज्यादा वाइब्रेट नहीं कर पाता है ऐसे, समझो, ऐसा अपनी जगह से थोड़ा सा हिल पाता है, बस ऐसे हल्का हल्का। तो कहने का मतलब ये हुआ जो CT का जो बॉन्ड है वो उतना बड़ा नहीं है जितना CH का हो सकता है, बिकॉज हाइड्रोजन जो प्रोटियम है हमारा, ये वाला, ये हल्का आदमी, ये वाइब्रेट करता है ऐसे लंबी लंबी ऐसे। भाई एटम्स दूर, ऐसा नहीं कि भाग रहे हैं, लेकिन ये कि अपनी पोजीशन से वो वाइब्रेट कर सकता है, और इस वाइब्रेशन की वजह से जो CH का जो डंडा है वो ज्यादा बड़ा निकल के आता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ जो CT बॉन्ड है ये ट्रिटियम के साइज की वजह से या ट्रिटियम के बल की वजह से CT का डंडा छोटा और CH का डंडा ड्यू टू मोर वाइब्रेशंस बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ हाइड्रोजन, वो उसकी वजह से CH का डंडा बड़ा होता है, और CH का डंडा बड़ा होने से उसको तोड़ना आसान हो जाता है। ये तो सब लोगों को पता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो उसको तोड़ना आसान हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ लॉजिकली CH जो है इन तीनों में सबसे कमजोर डंडा माना जाता है और CT इन तीनों में सबसे मजबूत डंडा माना जाता है। अच्छा ठीक है, इससे होगा क्या? अब इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका इस्तेमाल यही है जो अभी तुमने सवाल किया, मैं तुम्हारे सामने वही सवाल दोबारा रख रहा हूं, और ये इस बार एडवांस लेवल का सवाल माना जा सकता है। ये CH2+ है, यहां आपने लगा दिया CH3। हम ज्यादा डिटेल, बहुत मुश्किल नहीं बनाएंगे सवाल को ताकि ये कॉन्सेप्ट पकड़ में आए हमारे। ये CH2 लगा दिया, ये CD3 लगा दिया, इसी तरह से यहां हमने CH2+ लगा दिया और यहां CT3 लगा दिया। ठीक, अभी के लिए जो बताना है वो ये, सब लोग इस बात को एग्री करेंगे, ये तीनों जगहों पर इन तीनों ग्रुप्स का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट काम कर रहा है, मानते हो? Yes, sir. CH3, CD3, CT3, they all are same, they all are alkyl groups। तो अल्टीमेटली ये कंफर्म है। सर हाइपर तो चल रही, अच्छा अगर हाइपर चल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कौन सा चार्ज सर्कुलेट करेगा? CH3, CD3, CD3 नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा। कहां करेगा? ऑर्थो पैरा पे करेगा। इसका मतलब ये हुआ सर CH3 भी हाइपर कॉन्जुगेशन माइनस दे देगा, CD3 भी यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन से माइनस दे देगा, और CT3 भी हाइपर कॉन्जुगेशन से माइनस दे देगा। आप कैसे निकालेंगे? लेकिन सर जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा वो इन तीनों में सबसे मजबूत CH3 का होगा। क्यों? क्योंकि आप ये देखो जरा, इस CH3 को अगर मैंने जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट तुम्हें दिखाया था, कैसे दिखाया था? ये CH3 बनाया था, ऐसे ये जो CD3 है ये कैसा दिखाई देगा? ये CD3 ऐसा दिखाई देगा। इसी तरह से जो CT3 है वो कैसा दिखाई देगा? ये CT3 कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब तुम्हें बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के लिए मैंने सबसे पहला स्टेप क्या किया था? मैंने सबसे पहला स्टेप ये डंडा मिटाया। ठीक, याद है ये? जैसे आप इसको मिटाएंगे तो एक जगह पर प्लस आ जाएगा, एक जगह पर माइनस आ जाएगा, फिर माइनस अंदर और डबल बार हो गया नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट। ठीक, अच्छा यही काम CD3 भी कर लेगा। चलिए CD3 से भी करवा लेते हैं। CD3 का डंडा हटाते हैं, डंडा हटाते ही एक जगह प्लस आ जाएगा, एक जगह माइनस आ जाएगा, और ये माइनस आते ही माइनस अंदर डबल हो गया नेगेटिव चार्ज चालू, हाइपर कॉन्जुगेशन।
सेम आ जाता है CT3 के साथ, सेम आ जाते हैं CT3 के साथ। ये डंडा मिटाया, एक जगह पे प्लस दे दिया, एक जगह पे माइनस दे दिया, ये प्लस आ गया, ये माइनस दे दिया, और माइनस अंदर और डबल बाहर, ये हो गया प्लस, नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट। यानी ये तीनों लोग जो हैं हमारे बढ़िया नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करने वाले आदमी हैं। ये हमारा CH3 ग्रुप था, नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा। ये हमारा CD3 ग्रुप था, नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा। ये हमारा CT3 ग्रुप था, मस्त नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा। लेकिन इन तीनों में अगर गौर से देखें तो तीनों लोग नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है वो ज्यादा डोमिनेटिंग CH3 का। क्यों? क्योंकि सर इसमें आपको डंडा तोड़ना है ना, आप समझिए बात को, डंडा तोड़ा उसके बाद, और ये आराम से टूटने वाला डंडा है सर। इसका मतलब ये हुआ, सिंस CH बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड among the CD and CT, the hyper conjugation effect of CH3 is better than CD3 and CT3। बताओ, समझे बात? में नेगेटिव चार्ज जल्दी आ जाता है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज यहां भी है, यहां भी, यहां भी है, तो जो बढ़िया वाला है वो ये है सर। और ये बढ़िया वाला इस कार्बोकेटाइन को खुश कर रहा है या परेशान? तो फिर बात खत्म हो गई सर। पहला वाला कार्बोकेटाइन इन तीनों में सबसे अच्छा माना जाएगा, यानी फर्स्ट कार्बोकेटाइन सबसे अच्छा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। बताओ, समझे बात को? यस सर। यानी ये याद करने की बात है जो हम यहाँ पर कोने में चुपचाप लिख देते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की अगर आप बात करें तो CH3 जीतता है CD3 से, और CD3 जीतता है CT3 से। इसको हम सब याद रखते हैं। एंड दिस हाइपर कॉन्जुगेशन को इनवर्सली कह सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ के। क्या फिर? हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ का इनवर्स बोल सकते हैं आप। मतलब अगर CH या CT की बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो उसका रीजन है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में आपको ये बॉन्ड तोड़ना है। अब जितनी आसानी से टूटेगा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट उतना इफेक्टिव दिखेगा, जितनी मुश्किल से टूटेगा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट उतना वीक दिखेगा। और इस तीनों में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से नेगेटिव चार्ज ही सर्कुलेट हो रहा है। तो जहां हाइपर बेहतर होगा, जहां डंडा आसानी से टूट के नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट कर देगा, वहां हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा इफेक्टिव माना जाएगा। यानी CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से वो इस पॉजिटिव चार्ज को अपने बेटर हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज कर रहा है। जबकि CT3 भी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करेगा, लेकिन वो इस कार्बोकेटाइन को उतना इफेक्टिवली स्टेबलाइज नहीं कर रहा है एज कंपेयर टू CH3 एंड CD3। क्लियर है ये वाली बात? हाँ सर। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं इसी में। सर एक बार शॉर्ट में बताना। क्या बेटा? शॉर्ट में बताना सर फिर से। शॉर्ट में क्या बताऊं? शॉर्ट में यही बताया, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप is better than the hyperconjugation effect of CD3 group is better than the hyperconjugation effect of CT3 group. This is due to bond strength of CH, CD and CT. CH bond is weakest bond, जिसकी वजह से उसका hyperconjugation effect सबसे अच्छा है, और CT इनमें सबसे मजबूत है, जिसकी वजह से hyperconjugation effect थोड़ा सा कमजोर रह जाए। ठीक है सर, थैंक यू। आप जैसे मान लीजिए एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हाँ बेटा। सर आपने जब हमको करवाया था उसमें ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में माइनस CT3 है वो बड़ा था सबसे। क्या बताया था यार मैंने? माइनस माइनस आई बताया था, प्लस आई बताया था CT3 का। यस सर, ये माइनस वो सबसे बड़ा था। यस सर। वो इंडक्टिव है बेटा, मैं अभी हाइपर की बात कर रहा हूं। CT3 का इंडक्टिव सबसे तगड़ा होता है इन तीनों में, मैं वो वाला भी एग्जांपल लूंगा अभी। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट सबसे अच्छा CH3 का होता है। हमने दो बातें लिखी, इंडक्टिव में CT3 जीतता है और हाइपर में CH3 जीतता है। मैं अभी वो सवाल भी ले लेता हूं उससे और क्लियर। हाइपर तो डोमिनेटिंग है ना? हाइपर डोमिनेटिंग है। हम अभी एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें दोनों बातें आ जाएंगी, क्लियर हो जाएगा। अभी जरा एक सेकंड, एक एग्जांपल और लेना चाह रहे हैं, वो अच्छा एग्जांपल है, ये और ले लेते हैं ताकि ये रेजोनेंस वाली बात भी पूरी हो जाए। प्लस आर वाली, मैं प्लस आर वाला बहुत देर से सोच रहा था कि प्लस आर वाली बात आनी चाहिए। चलिए ये आपके सामने। अब देखो, क्योंकि जो बच्चा आज पहली बार भी सीख रहा है, जिसने वो बातें याद की हैं, जिसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ये इतना, लेकिन जिसने एक बार सीख लेगा ना, ये सब सवाल बहुत चुटकियों वाले होते हैं, फटाफट कर देगा एकदम। अब ये समझ के देखते हैं जरा। दे ऑल आर कार्बोकेटाइंस, ठीक, यानी वो कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी के बारे में बात करना चाहता है। मैं इस बात को जानता हूं कि कार्बोकेटाइन को तब खुशी मिलती है जब उसके नीचे बड़ा सा माइनस आ जाए, मानते हो? अब वो बड़ा सा माइनस आने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एक रेजोनेंस भी होता है, एक हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है, और एक इंडक्टिव भी होता है। लेकिन इन तीनों में इंडक्टिव सबसे पीछे आ जाता है, क्योंकि वो माइनस नहीं डेल माइनस देता है। बात समझे? यस। अच्छा, आप डिसाइड करते हैं
मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हें बाद में देखेंगे। अब इन लोगों से देखते हैं कि भाई तुम क्या करते हो। अब अगर सब लोगों को मेरी बात याद आ रही हो तो ये जरा याद करके बताओ फटाफट कि ये जो हमारा पहला आदमी है, क्या तुम्हें लगता है कि रिंग से लगे पहले आदमी पे लोन पेयर है? यस सर। यस सर। सरकारी मेथड्स की बात कर रहा हूं, सरकारी मेथड की एकदम बात कर रहे हैं कि भाई ये जो हमारा OCS3 ग्रुप है ये रिंग से लगा हुआ है, ये लोन पेयर वाला आदमी है। क्या करता है लोन पेयर वाला आदमी? रिंग से वाला चार्ज नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करता है। कहां कहां करता है? ऑर्थो एंड और पर। ये कौन सी पोजीशन है इसकी? और तो फिर सर यहाँ चुपचाप माइनस लिख दीजिए, किस इफेक्ट से? रेजोनेंस इफेक्ट से। बताओ ठीक है ये? यस सर। अच्छा और आगे बढ़ते हैं। रिंग से सर लोन पेयर लगा है, कौन सा चार्ज सर्कुलेट करेगा? नेगेटिव। कहां कहां करेगा? लेकिन ये मेटा है तो फिर नेगेटिव नहीं आएगा। अब सिर्फ कौन सा इफेक्ट लगेगा? इंडक्टिव लगेगा। और OCS3 का इंडक्टिव बड़ा अच्छा है, -I। मतलब आप समझिए इंडक्टिव का मतलब क्या हुआ? इंडक्टिव का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग। आप देखिए इधर ऑक्सीजन है और यहाँ कार्बन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ इन दोनों में? ऑक्सीजन। तो इसका मतलब इसमें तो कोई शक ही नहीं है सर, इसका -I इफेक्ट लगेगा। और मैंने तब भी बताया था, फिर बता रहा हूं, OCS3 या OR ग्रुप एक अच्छा ग्रुप है जो रेजोनेंस की वजह से देता है। ये देखिए दे रहा, ये देखिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है, माइनस आ रहा है सामने। ये रेजोनेंस की वजह से तो देता है सर, +R इफेक्ट। लेकिन जब बात इंडक्टिव की आती है तो खींचता है, -I। सब लोग इस बात को याद रखेंगे। जनरली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस बात को लेके, इस बात को सब लोग याद करेंगे। जब रेजोनेंस की बारी आती है तो OCS3 इलेक्ट्रॉन फेंकने का काम करता है, और जब बात इंडक्टिव की आती है तो इलेक्ट्रॉन चूसने का काम करता है। लेकिन डोमिनेटिंग रेजोनेंस है, इसलिए ओवरऑल देता ही है, चूसता नहीं। समझो बात। यानी कहने का मतलब ये हुआ, यहां तो ठीक है सर, यहां रेजोनेंस इफेक्ट है ही नहीं, तो यहां कौन सा इफेक्ट कंसीडर करेंगे? इंडक्टिव। और अभी आप बता चुके हैं इंडक्टिव OCS3 का चूसने का होता है, यानी ये -I इफेक्ट लगाएगा और सामने डेल प्लस देगा। क्लियर? अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहां फिर वही है सर, O पे लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा, सामने माइनस आएगा। कौन से इफेक्ट से आएगा? रेजोनेंस इफेक्ट से आएगा। चलिए ठीक। अच्छा अब ये बताओ प्लस को खुशी कब मिलती है? जब नीचे नेगेटिव आए। इसमें सर एक आदमी बहुत बुरी तरह से रो रहा है, और वो है थर्ड वाला। वो कह रहा भाई ये क्या चक्कर है, यहाँ तो प्लस ही आ गया, बाकी कम से कम खुश तो होंगे, मैं तो परेशान हूं। इसका मतलब सबसे लूटा हुआ आदमी हमारा थर्ड होगा, इसमें कोई शक नहीं। क्लियर? अच्छा अब बचे बाकी लोग। बाकी लोग देखा जाए तो फिर फर्स्ट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ खुशी जैसा कुछ नहीं है। लेकिन इन दोनों में आप डिसाइड करते हैं, यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है। अब इन दोनों माइनसों में रेजोनेंस इफेक्ट तो कॉमन हो गया। कौन डिसाइड करेगा? इंडक्टिव। और इंडक्टिव OCS3 का दूध वाला है। इसका मतलब ये हुआ मैं खींचूंगा, और अगर मैंने इलेक्ट्रॉन खींचे तो मैं इलेक्ट्रॉन्स को कम कर दूंगा। बताओ समझे बात को? यानी अगर इस OCS3 ने रेजोनेंस की वजह से माइनस दे दिया तो मैंने भी दे दिया, बराबर हो गया। अब कौन डिसाइड करेगा? इंडक्टिव। ये यहां से चूसेगा तो किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को छोटा कर देगा, यानी यहां के इलेक्ट्रॉन्स थोड़े कम हो गए चूसने के बाद। अच्छा यहाँ पर आते हैं सर, मैं भी इलेक्ट्रॉन चूसूंगा लेकिन मैं तो दूर से चूसूंगा, उसकी वजह से ये माइनस ज्यादा छोटा नहीं हो पाएगा। बताओ क्लियर है? यानी सबसे बड़ा माइनस आज भी किसके पास है? चौथे वाले के पास। तो सबसे अच्छा कार्बोकेटाइन कौन सा होगा? चौथा वाला। यानी ऑर्डर सबसे पहले ये आराम से अपने आप समझना, ये आ जाएगा दूसरा और उसके बाद चौथा, ये ऑर्डर होना चाहिए। सब लोग एक बार अपने आप समझ के देखें, एक बार चीज समझ में आ जाएगी तो मुश्किल नहीं लगेगी। फिर भी बोलूंगा मैं, एक बार समझो, घर में इन एग्जांपल्स को रिवाइज भी करके देखोगे तो और क्लियर होगा। सबसे पहले रेजोनेंस इफेक्ट देख लिया, और उसके लिए मैंने तुम्हें एक जनरल तरीका बता दिया कि जब रिंग से लगे फर्स्ट एटम पर लोन पेयर हो नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करता है, डबल बॉन्ड हो तो पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट करता है। ऐसे में आपको ये तो पता चल जाएगा कि कौन सा इफेक्ट लग रहा है। उसके बाद उसके विड्रॉइंग और डोनेटिंग नेचर से आप फाइनल आंसर डिसाइड कर सकते हैं। सब लोग हाँ सर, बच्चे बीच में बोल रहे सर, समझ में नहीं आता सर, आपकी आवाज ही नहीं आती फिर। है बच्चा कौन बोल रहा है बीच में भाई? सर हमारे घर में है? सर नहीं सर, सर ये क्लास के बच्चे सब एक साथ बोलते हैं ना, तो आपकी आवाज नहीं आती फिर। तो जब हम पूछते तभी तो बोलते हैं सर। नहीं सर, बीच में भी बोलते हैं यार, बड़े शरारती बच्चे हैं। सही आ रही थी आवाज सर। OCS3 सर -I इफेक्ट देता है या +I इफेक्ट देता है? और -I ओ के बारे में सोचना है कुछ। ओ इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, चूसेगा ही चूसेगा। इंडक्टिव -I। लेकिन जब रेजोनेंस की बारी आती है तो वो वाली बात लोन पेयर वाली वो देता है। यानी ये -I +R इफेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना।
मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं ना? इसका मतलब क्या हुआ? अभी जिसने सवाल पूछा इस बात को समझ पा रहे हो? रेजोनेंस की वजह से मैं आपको इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, आपके मुंह पे मारूंगा, और जब बात इंडक्टिव की आएगी तो चूसने लगूंगा। लेकिन क्योंकि मेरा डोमिनेटिंग इफेक्ट रेजोनेंस है, तो अल्टीमेटली मैं देने का काम करता हूं, लेने का नहीं। हाँ, अगर मैं मेटा पे लग गया तो मैं देने का काम तो करूंगा नहीं, तो ऐसे में सिर्फ लेने का काम करूंगा और सामने डेल प्लस दे दूंगा, खत्म हो गया। यस समझे बात? जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं सर। OH3 का माइनस H कैसा होता है? ओ किसका बेटा? OCH3 का H कैसा होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे? OCH3 हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे करेगा? रिंग से लगे पहला एटम कौन है? O, C नहीं है इस बार। अगर एल्काइल ग्रुप होता तो हाइपर करता ना। ये OCH3 नॉट एल्काइल ग्रुप, है ना? जैसे एक, अब ये जितने तुमने किए हैं इसको मिला के मैं एक सवाल करूंगा, फिर मैं अपनी तरफ से भी एक दो सवाल कराता हूं। अब तुम इसको जरा जल्दी से बता दो इसका आंसर। सब लोग आराम से सोचना। कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, और ये कुछ 5 आदमी। तुम एक काम करो, चौथे वाले को अभी भूल जाओ, जरा इसको भूल जाते हैं अभी, ठीक? बाकी लोगों के बारे में पहले सोचते, क्योंकि ये सारे हमने अभी देखे भी हैं। आप जल्दी जल्दी बताते जाओ जरा एक बार। तो सबसे अच्छा 3 होगा। सबसे अच्छा होगा तो सबसे बेकार 2 होगा। नहीं, मुझे निशान लगवा दो पहले। NO2 रिंग से लगा है, क्या ये आदमी रेजोनेंस में होगा? यस सर। कौन सा चार्ज सर्कुलेट करेगा? पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा। कहाँ कहाँ करेगा? ऑर्थो सामने वाली पोजीशन कौन सी है? तो फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, कौन से इफेक्ट से? रेजोनेंस। चलिए ठीक है, भूल जाते हैं। रिंग से CH3 लगा है, ये एक एल्काइल ग्रुप है, कौन सा इफेक्ट शो करेगा? हाइपर करेगा। कौन सा चार्ज सर्कुलेट करेगा? नेगेटिव करेगा। शाबाश। कहाँ कहाँ करेगा? ऑर्थो पैरा पर। ये आया हाइपर। और आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं, अभी OCH3 पर आते हैं। फिर वही आ गया OCH3, रिंग से लगा है O पर लगा लोन पेयर, पक्का हाइपर रेजोनेंस इफेक्ट शो करूंगा, और नेगेटिव कहाँ कहाँ? ऑर्थो पैरा। क्या आ गया? अच्छा चलिए, अब इसको भूल जाते हैं। अब ये बताइए, प्लस के नीचे क्या देख के खुशी होती है? प्लस को माइनस। नेगेटिव। और नेगेटिव कौन सा? रेजोनेंस वाला, सबसे मस्त एकदम। कोई है ऐसा जो रेजोनेंस वाला नेगेटिव है? यस ओहो, नंबर 1 बन गया। बात ही खत्म हो गई। नंबर 1 कार्बोकेटाइन 5 दिस इज स्टेबल ड्यू टू प्लस R इफेक्ट ऑफ OCH3। क्लियर है सर? थर्ड वाला भी तो है। ये हाइपर है भाई। ओहो, तो सर रेजोनेंस डोमिनेटिंग होता है या सबसे पहले हाइपर? रेजोनेंस आया, फिर हाइपर आया, फिर इंडक्टिव आया। यानी सबसे पहले डोमिनेटिंग इफेक्ट किसका आया? रेजोनेंस का। और ये रेजोनेंस इफेक्ट ये कहता है भाई साहब, इस प्लस को सबसे ज्यादा खुशी हमारी वजह से होगी। दिस इज ड्यू टू प्लस R इफेक्ट ऑफ OCH3। बट सर इंडक्टिव की वजह से तो OCH3 लेगा और CH3 देगा। इंडक्टिव का तो नंबर ही नहीं आया। जब बात रेजोनेंस ने तय कर दी तो इंडक्टिव की ऐसी की तैसी। अगर रेजोनेंस कॉमन होता तो इंडक्टिव को बुला लेते, समझे बात, है ना? तो अभी तो बात ही खत्म हो गई। उसने कहा ऐसा रेजोनेंस को बुला लो, रेजोनेंस जीत गया। यानी सबसे पहले 5वां, चौथे को भूल जाते हैं एकदम, ठीक? यानी सबसे पहले 5वां आ गया। फिर उसके बाद कोई और माइनस है मेरे पास? फोर्थ वाला। ये तीसरा वाला, ठीक? तो ये थर्ड वाला। चलिए ठीक है। उसके बाद कोई और माइनस है मेरे पास? नहीं सर। नहीं है, तो इसका मतलब फिर पहला आ जाएगा। और सबसे लूटा आदमी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत लूटा, प्लस ये सेकंड, बहुत लूटा आदमी। बताओ, समझ रहे हो ना? प्लस चार्ज NO2 के स्ट्रॉन्ग माइनस R, स्ट्रॉन्ग माइनस I की वजह से आ रहा, दोनों की वजह से लुट गया, बर्बाद हो गया। यानी ये तो सबसे खराब कार्बोकेटाइन। अच्छा, अब ये 4 का, अब इसको और जोड़ देते हैं। देखो, इसमें 2 बातें। एक तो सब लोग तुम ये जानते हो Cl पे लोन पेयर है। यस। और अभी हमारी बात हुई थी, जब रिंग से लगे पहले एटम पर लोन पेयर हो तो कौन सा चार्ज सर्कुलेट होता है? नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट होता है। और उस नेगेटिव चार्ज को कहाँ कहाँ देखोगे? ऑर्थो पैरा पर। इसका मतलब सर ये हुआ, इस Cl का, इसमें कोई शक नहीं है, प्लस R इफेक्ट तो लगता, मानते हो? प्लस R मतलब रेजोनेंस से देना, सामने रेजोनेंस से देना, ठीक? अच्छा, क्या Cl का माइनस I भी लगेगा? Cl है सर, माइनस I इफेक्ट तो शो करेगा ही करेगा। हेलोजेंस के लिए कहा जाता है कि इनका जो माइनस I इफेक्ट होता है वो इनके प्लस R इफेक्ट को डोमिनेट करता है। रीजन बहुत क्लियर है। पहले इस बात को पहले इतना समझ लो कि मैंने जो लिखा है कि इसका प्लस R भी लग सकता है, इसका माइनस I भी लग, दोनों इफेक्ट लग रहे हैं, यहां तक ठीक है। उसके बावजूद भी मैं ये कह रहा हूं कि इसका माइनस I डोमिनेट करेगा, यानी इसका माइनस I डोमिनेट करने का मतलब है यहां ओवरऑल डेल प्लस देगा।
उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं, जबकि तुम ये कह रहे थे प्लस आर की वजह से यहां क्या आएगा माइनस, और इंडक्टिव की वजह से यहां क्या आएगा प्लस, और डोमिनेटिंग कौन सा होता है रेजोनेंस। तो ओवरऑल जैसे यहां था ये देखिए यहां भी तो यही था, रेजोनेंस की वजह से दे रहे थे माइनस, और इंडक्टिव की वजह से ये भी तो प्लस आर है, ये भी तो माइनस आई है, ये देखिए इफेक्ट तो सेम है देखिए, लेकिन यहां डोमिनेटिंग रेजोनेंस है और वहां डोमिनेटिंग इंडक्टिव है। अगर ऐसा है तो फिर यहां डेल प्लस आएगा वहां माइनस आएगा, क्लियर है? यस सर। रीजन हम समझेंगे। अगर ऐसा है तो इसको तो अपनी ऑर्डर में डालो कहीं पर, सबसे पहले कौन आना चाहिए, फिफ्थ आना चाहिए, फिर कौन आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए, थर्ड आना, थर्ड के बाद कौन आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए, फर्स्ट के बाद कौन आना चाहिए, फोर्थ आना चाहिए, और फोर्थ के बाद हमारा सेकंड आना चाहिए। यानी अब हमारा ऑर्डर भी सही हो गया, 5 3 फिर कौन सा, 1 4 2 ऑर्डर ये होना चाहिए। चलिए अब इसमें जरा एक, हाँ सर का इंडक्टिव अच्छा होता है, फिर माइनस आई। हाँ माइनस आई, हेलोजन का तो माइनस आई लगेगा ना। यस सर। हेलोजन तो कार्बन से लगा है, कार्बन तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसका माइनस आई डोमिनेटिंग होगा। अब उसका रीजन जरा एक बार समझते हैं, जरा थोड़ा सा समझते हैं इन दोनों बातों में। मुझे एक डाउट ये होता है कि तुम बताओ क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि ऑक्सीजन? क्लोरीन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन फोन कल फोन FON फोन समझ लो, तो सबसे पहले F फिर O फिर N, ठीक। तो ये कह रहा है भाई ऐसा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से काफी ज्यादा होती है। तो मैंने कहा ठीक है, सोचो क्लोरीन की नेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती, उसके बावजूद भी इसका माइनस आई डोमिनेट कर रहा। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फिर भी उसका माइनस आई कम डोमिनेट कर रहा है प्लस आर के रेस्पेक्ट में। हमने कहा ये यार अजीब बेमानी चल रही। तो मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्या समझाना चाह रहे हैं? मतलब अब तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। क्लोरीन ये कह रहा है कि भाई ऐसा है मैं रेजोनेंस करूंगा, मैंने कहा बहुत बढ़िया कर लीजिए रेजोनेंस। अब जब ये रेजोनेंस करेगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक। उधर आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या कह रहा है, मैं भी रेजोनेंस करूंगा, मैंने कहा ठीक है। वो भी कह रहा है इलेक्ट्रॉन दूंगा, यानी दोनों लोग ये कह रहे हैं कि हम प्लस आर इफेक्ट लगाएंगे। बताओ समझे? दोनों लोग रेजोनेंस देने, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहे हैं। चलिए, क्योंकि दोनों पास लोन पेयर, ठीक। अच्छा अब दूसरी बात, दोनों लोग ये कह रहे हैं कि हम चूसेंगे। हमने कहा ये क्या चक्कर है, कह रहा है इंडक्टिव लगेगा, हम ऑक्सीजन है वो क्लोरीन है, दोनों लोग कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई इफेक्ट भी लगाएंगे, ठीक है। यानी ऑक्सीजन ने दिए चूसे, क्लोरीन ने दिए चूसे। मैं ये कह रहा हूं क्लोरीन ज्यादा चूस रहा है और ऑक्सीजन कम चूस रहा है, तभी तो ओवरऑल ऑक्सीजन दे रहा है। नहीं समझे हमारी बात? और समझने की कोशिश करो क्या कह रहा है। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सीजन भी वापस बुला रहा है, क्लोरीन भी वापस बुला रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के केस में उसका वापस बुलाना कम है, क्लोरीन के केस में उसका वापस बुलाना ज्यादा है, तभी तो यहां डेल प्लस आ रहा है और वहां माइनस आ रहा है। मतलब ऐसा हो गया जैसे मान लीजिए मैंने 100 इलेक्ट्रॉन दिए और मैंने 120 बुला लिए, तो सामने डेल प्लस आया या माइनस आया? डेल प्लस। भाई अगर 100 देके 120 बुला लोगे तो सामने तो प्लस आएगा। अच्छा यहां क्या हो रहा है, यहां मैंने 100 दिए और 50 बुला लिए, अब सामने क्या आया, नेगेटिव, डेल्टा माइनस। तो मैंने कहा यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब तुम बुलाने की बात करते हो तो ये कम क्यों बुलाता है, ये तो ऑक्सीजन है, ये तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन से। जब क्लोरीन वापस बुलाता है ज्यादा तो ऑक्सीजन को तो और ज्यादा वापस बुला लेना चाहिए। उसने 120 बुलाए थे, इसको 150 बुला लेने चाहिए। बताओ समझे मेरी बात को? वो कह रहा नहीं नहीं समझिए बात को, सब गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। हमने कहा गड़बड़ क्या है? कह रहा गड़बड़ ये है कि उसने 100 दिए ही नहीं, उसने 100 दिए ही नहीं, उसने 20 दिए और 80 बुला लिए। समझो बात। मैंने कहा 20 दिए मतलब, कह रहा वो 20 ही दे पाता। इस आदमी ने दिए 200, अगर ये ज्यादा भी बुला लेगा तो भी 200 से कम ही बुलाएगा। समझो मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैंने कहा ये लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जब ये लोन पर रेजोनेंस करते हैं तो यहां डबल बॉन्ड बनता है, यही है रेजोनेंस का तरीका। और ऐसे यहां भी आदमी रेजोनेंस करेगा तो यहां पाई बॉन्ड बनेगा। यस सर। ये जो पाई बॉन्ड बनेगा लोन पेयर के रेजोनेंस की वजह से, वो क्लोरीन के बड़े 3p ऑर्बिटल और कार्बन के छोटे 2p के बीच में बनेगा। समझो बात को, दिस इज अ पाई बॉन्ड। समझने की कोशिश करना। यानी जब ये लोन पेयर अंदर डबल बॉन्ड बनाएंगे तो पाई बॉन्ड समझ में आता है। पाई बॉन्ड के लिए साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो क्लोरीन का जो 3p ऑर्बिटल है बड़ा वाला, वो कार्बन के 2p के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाता है। और 3p और 2p ओवरलैपिंग बेकार होती है। खुद सोचो ना यार, इतने बड़े ऑर्बिटल के साथ इतना सा ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेगा तो क्या ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग मानी जाएगी? नहीं। लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ऑक्सीजन का 2p कार्बन के 2p के साथ बढ़ता है। समझो,
और कार्बन का 2p और कॉक्सियन का 2p जब भिड़ते हैं तो एक इफेक्टिव पाई बॉन्ड बनता है। यानी यहां पर ये जो इफेक्ट रेजोनेंस है ये ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू दिस रेजोनेंस। अल्टीमेटली इससे क्या पता चला कि क्लोरीन देता ही कम है, क्योंकि उसके देने वाला इफेक्ट 3p2p ओवरलैपिंग से जनरेट होता है, और 3p2p ओवरलैपिंग बेकार मानी जाती है। सब लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी मैं ये बता रहा हूं कि जो हैलोजेंस होते हैं, देखो फ्लोरीन के बारे में मत सोचना, फ्लोरीन का तो 2p2p होगा, फ्लोरीन का तो 2p ऑर्बिटल 2p के साथ ओवरलैप करेगा, लेकिन फ्लोरीन का इंडक्टिव इतना तगड़ा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो तो चूस ही लेता है। 2p कुछ नहीं भैया, हम लग गए, हम चूस के खत्म कर देंगे बात करनी। यानी फ्लोरीन का तो केस ही अलग है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। लेकिन क्लोरीन में, ब्रोमीन में ये डाउट आता है कि भाई क्लोरीन जब लगेगा तो उसका माइनस आई डोमिनेट क्यों करेगा, जबकि इंडक्टिव इतना तगड़ा नहीं है, जबकि ऑक्सीजन का इंडक्टिव तगड़ा है, उसके बावजूद भी उसका प्लस आर डोमिनेट करता है। रीजन सिर्फ इतना है कि इन केस ऑफ क्लोरीन जो भी कुछ हो रहा है वो ये कि जब क्लोरीन, जैसे इसको मैं अलग से दिखा देता हूं, जैसे मान लीजिए आपने जैसे ये ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ऐसे सिंपल सा ले लिया, ये आपका क्लोरीन है और इधर हमने ऐसे ले लिया ऑक्सीजन, ऐसे अलग से बना के देख रहे हैं ऐसे, ठीक। अब तुम ये कहोगे सर ऐसा है क्लोरीन देने का काम करेगा, हाँ क्योंकि इसके ऊपर लोन पे है, और यहां पर भी ऑक्सीजन देने का काम करेगा क्योंकि इसके ऊपर भी लोन पे है। अब जब ये आदमी देगा तो यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, जब ये आदमी देगा तो यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब इन दोनों का प्लस आर इफेक्ट लग रहा है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, और इन दोनों का माइनस आई इफेक्ट लग रहा है ड्यू टू इंडक्टिव। दोनों का एक ही काम चल रहा है, माइनस आई। अब रेजोनेंस क्लोरीन जब करेगा तो कैसे करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स अंदर आएंगे, जब अंदर आएंगे तो क्या होगा, पाई बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा इनके बीच। बताओ समझ रहे हो, यही तो है ओवरलैपिंग, इसी को तो पाई बॉन्ड बोलते हो। यस सर। तुम्हें लगती है ये इफेक्टिव है? लेकिन यहां पर क्या है, यहां ऑक्सीजन का 2p और कार्बन का भी 2p है, मस्त इफेक्टिव ओवरलैपिंग है। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्लोरीन के बड़े साइज की वजह से ये रेजोनेंस ही इफेक्टिव नहीं है, यहां पाई बॉन्ड बनना ही इफेक्टिव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका प्लस आर जो आप कह रहे थे वो बहुत कम है, यानी ये देता ही 20 है। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, ये देता ही 20 है और वो देता 150 है, समझो बात को। ठीक, अब ये वापस भी बुलाएगा, चलिए ठीक है, ये भी वापस बुलाएगा। बताओ ज्यादा वापस कौन बुलाएगा, ऑक्सीजन या क्लोरीन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो ज्यादा वापस बुलाएगा। चलिए वापस ज्यादा बुला लेते हैं, इसने ज्यादा बुलाया वापस, 30 बुलाया, वो तो ज्यादा बुलाएगा ना। चलिए वापस ज्यादा ले लेते हैं, 50 बुलाया, 30 से तो ज्यादा बुलाया। उसके बावजूद भी ये अभी भी फायदे में, कितने का फायदा है, +100, और ये लॉस में आ गया कितने का, -10। यानी मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये आदमी सब कुछ करने के बाद भी अल्टीमेटली चूसता है, और ये सामने -10 का लॉस क्रिएट करता है, और ये आदमी ज्यादा चूसने के बाद भी सामने +100 का फायदा देता है। यानी आज भी ये आदमी देने वाला आदमी है और वो आदमी लेने वाला आदमी। रीजन, क्योंकि उन दोनों में क्लोरीन का प्लस आर इतना खराब है कि अगर वो कम भी चूसता है तो ज्यादा चूस लेता है। मेरी बात समझे कि नहीं ये वाली? ऑक्सीजन, हेलोजन की इंडक्टिव इफेक्ट तो अच्छा है, लेकिन प्लस आर इफेक्ट ही प्लस आर इफेक्ट खराब। अब एक डाउट सिर्फ बच्चे को बचा, वो है फ्लोरीन वाला। सर फ्लोरीन का तो 2p ओवरलैपिंग होगी, वो तो ऑक्सीजन जैसा केस बन जाएगा, तो फ्लोरीन का तो प्लस आर डोमिनेटिंग होना चाहिए ना। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी तगड़ी होती है कि आप ज्यादा देते भी होंगे तो भी चूस ज्यादा लेते हैं। इसलिए हैलोजेंस के लिए ये बोला जाता है, चाहे कोई भी हैलोजन हो, बोला यही जाता है कि उनका इंडक्टिव उनके रेजोनेंस इफेक्ट को डोमिनेट करता है। यानी अल्टीमेटली हैलोजन जब भी लगा होगा वो चूस रहा होगा। समझो, सब लोग समझे इस बात को? यस सर। अच्छा, अब इस सवाल से उस वाले सवाल का आंसर निकाल पाओगे जहां क्लोरीन लगा रखा था हम लोगों ने? यस सर। अब ये आज हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए, अब और एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में लेंगे। सब लोग इसको एक बार रिवाइज कर लो यार, और सब लोग इसको कायदे से रिवाइज कर लो। रिवाइज करने के बाद मजा आएगा, और उसके बाद फिर वही है कि इसके बाद जैसे अब हम कार्बेनाइंस की स्टेबिलिटी की बात कर लेंगे या रेडिकल की स्टेबिलिटी, उसमें ये सब चीजें बार बार रिपीट होंगी, लेकिन पुरानी बातों को एक बार रिवाइज कर लोगे तो ज्यादा समझ, ठीक है ना? तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। ओके, थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अगली क्लास का बुकिंग कल। थैंक यू।